अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से ये पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। दोस्तों, अगर आप इसका जस्ट एक दफ़ा डेमो देख लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो सीरीज़ के अंदर आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है। टॉप पे इसकी नेविगेशन बार है। अगर आप इसकी नेविगेशन बार देखो तो बड़े ही प्यारे अंदाज के साथ अलाइन की हुई है। फिर बटन के ऊपर ओवर इफेक्ट और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इसका हेडर पार्ट और हेडर की आप हेडिंग देखो, यूआई यूएक्स और डिज़ाइनर, इसको हमने किस तरह से अलाइन किया हुआ है। और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास अबाउट मी सेक्शन है, जिसके अंदर आपको मैं सिखाऊंगा कि आप किस तरह से डायनामिक जो आपका प्रोग्रेस बार है वो बना सकते हो। ये आपका प्रोग्रेस बार डायनामिकली है। इसकी वैल्यू आप जिस फॉर्मेट के अंदर सेट करते हो और इसकी विड्थ भी ऑटोमेटिकली है। ये नहीं कि हमने हर एक को अलग से विड्थ लगानी है। एक दफ़ा हमने इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी सेट कर देनी है, फिर जस्ट जितनी हम इसको प्रोग्रेस बार देंगे, जितनी हम इसको वैल्यू देंगे, उतनी इसकी विड्थ इंक्रीज होगी और बहुत ही ईजी है इसको बनाना। और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये सर्विसेज सेक्शन आ गया। और नीचे स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद माई प्रोजेक्ट सेक्शन आ गया। इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से एक फिल्टर गैलरी लगा सकते हो रिएक्ट जेएस के अंदर। और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये टेस्टिमोनियल सेक्शन आ गया। इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से एक स्लाइडर लगा सकते हो रिएक्ट जेएस के अंदर। और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारा लेट्स डिज़ाइन टुगेदर एक फॉर्म आ गया और नीचे हमारा फुटर सेक्शन आ गया। इसको हम फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे। मैं रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करने से लेके इसको कंप्लीट करने तक आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपने कोई भी खाली फोल्डर वीएस कोड के अंदर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल के अंदर आप पहली कमांड लिखोगे npm create with @latest और फिर आपने कर देना है इंटर। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम रखोगे। मैं इसका नाम रख देता हूँ माई ऐप। माई ऐप लिख के आपने फिर कर देना इंटर। इंटर करने के बाद आपके पास नीचे एक लिस्ट आ रही है जिसमें आप अपने फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से रिएक्ट को सिलेक्ट करूँगा, फिर आपने कर देना इंटर। इंटर करने के बाद आपने नीचे आ जाना थर्ड नंबर पे जहाँ पे आ रहा है सिर्फ जावास्क्रिप्ट प्लस SWC, उसको नहीं करना, टाइपस्क्रिप्ट को नहीं करना, जस्ट जावास्क्रिप्ट और फिर आपने कर देना इंटर। इंटर करने के बाद आपके पास एक फोल्डर बन जाएगा जिसके अंदर आपकी जितनी भी रिएक्ट जेएस के अंदर नेसेसरी फाइल्स होती हैं वो सारी मौजूद है। लेकिन इसको रन करने के लिए आपको ये 3 कमांड्स बारी बारी लिखनी होंगी। पहले आप कमांड लिखोगे cd my app। इससे क्या होगा कि आप अपने प्रोजेक्ट वाला जो फोल्डर है इसके अंदर नेविगेट कर जाओगे। तो हमने इंटर किया तो इस प्रोजेक्ट के अंदर नेविगेट कर गए। फिर हम सेकंड कमांड लिखेंगे npm इंस्टॉल, npm और इंस्टॉल। इससे क्या होगा कि आपके npm पैकेजेस जो है नोड मॉड्यूल्स बेबल वगैरह वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। इसको आपने फिर इंटर कर देना है। अब ये कमांड हमारे पास कंप्लीट होगी और हमारे पास एक फोल्डर बन गया नोड मॉड्यूल्स। इसके अंदर हमारे सारे npm के पैकेजेस और मॉडल मौजूद है जो हमने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करने हैं। इसको आपने इस तरह से क्लोज कर देना है। फिर आपकी लास्ट कमांड रहेगी npm run div। तो हमने यहाँ पे लिखना है npm फिर रन और फिर div लिख के आपने कर देना इंटर। इंटर करने के बाद आपके पास नीचे URL क्रिएट हो जाएगा जिसकी मदद से आप अपने प्रोजेक्ट को देख सकते हो। तो ये हमारा लोकल URL बन गया। इसके ऊपर आप होवर करो। होवर करने के बाद फॉलो लिंक के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब इसके अंदर एक बेसिक सा काउंटर लगा हुआ है, लेकिन हमें ये सारा नहीं चाहिए। हम इस सारे कोड को डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें एक ब्लैंक पेज चाहिए। तो उसके लिए आऊँगा अपने फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर। इसके अंदर src का फोल्डर, src के अंदर आपके पास यहाँ पे app.css आ रही है, इसको आप डिलीट कर दो। फिर आपके पास आ रही है app.jsx। तो आपने app.jsx को ओपन करना है और जितना भी इसके अंदर ये रिटर्न के अंदर कोड मौजूद है ये सारा आपने डिलीट कर देना है। जस्ट हमारे पास एक खाली रिटर्न रहे और ऊपर जितने भी ये प्लगइन्स आ रहे हैं इंपोर्ट, ये सारे आप हटा दो और ये स्टेट को भी हटा दो और रिटर्न के अंदर जस्ट लिख दो ऐप लिख के आप सेव करके अगर चेक करोगे तो आपके पास जस्ट ऐप प्रिंट होगा। लेकिन ये सेंटर में आ रहा है क्योंकि हमारे पास एक index.css की फाइल मौजूद है जिसके अंदर इस तरह की स्टाइलिंग है कि आपका टेक्स्ट सेंटर में आ रहा है। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने आ जाना index.css के अंदर। अब index.css के अंदर आपका पहले से ये कुछ कोड मौजूद है, इस सारे कोड को आपने डिलीट कर देना। अब इसके अंदर हमने वो वाला कोड लिखना है जो हमारी वेबसाइट के ऊपर बार बार रिपीट हो रहा है। वो किस तरह से, अगर आपको मैं इसका टेम्पलेट दिखाऊं जो हमने क्रिएट करना है, तो अगर आप इस पे देखो तो इसका एक कलर है मेन कलर जो आपको एक वेबसाइट के ऊपर डोमिनेट कलर नज़र आ रहा है। तो इसको भी हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। फिर कुछ इस तरह की स्टाइलिंग होगी जो हमें हर सेक्शन के लिए चाहिए। जिस तरह से हर सेक्शन की पैडिंग होती है
उसके अंदर हम हेडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, उस सब को हमने एक अलग से फाइल के अंदर एडजस्ट कर लेना है, ताकि जब हमने उसको लगाना है ना, जब हमने वेबसाइट के कंपोनेंट्स बनाने हैं तो जस्ट हम टैग इस्तेमाल करेंगे और अपना कंटेंट देंगे। जो स्टाइलिंग या जो कोडिंग हमारी कॉमन है हर सेक्शन के ऊपर, वो हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेंगी। जिस तरह से हमारे पास आ रही है हेडिंग, जिस तरह से अबाउट मी, सर्विसेज, माय प्रोजेक्ट, अब इन सब का फ़ॉन्ट साइज़ बराबर है और इसको हमने सेंटर में भी किया हुआ है। अब इसको अगर हम बार बार इसी तरह से लिखेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हमने क्या करना है, इसको अलग से CSS फाइल के अंदर पहले से इसे लिख लेना है index.css के अंदर, ताकि इसको जब हमने बार बार कोड को रिपीट करना है ये हमें बार बार ना लिखना पड़े। फिर आपने आ जाना है index.css के अंदर। अब पहले इसके अंदर आप फ़ॉन्ट फैमिली को इंपोर्ट करोगे, तो इसके अंदर हम जो फ़ॉन्ट फैमिली इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे पास है रोबोटो। तो आप गूगल पे लिखोगे जाके रोबोटो फ़ॉन्ट फैमिली, और इसको आपने यहाँ पे ओपन कर लेना है। ये गूगल फ़ॉन्ट हमारे पास एक font.google.com एक वेबसाइट है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी रोबोटो फैमिली आ रही होगी। अब इसमें से चंद आप फ़ॉन्ट इसके सिलेक्ट कर लो, 400, 300, इस तरह से रेगुलर, कुछ बोल्ड वगैरह सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इसको देख सकोगे। अब इसके अंदर जितने भी आ रहे हैं इसमें से कुछ सिलेक्ट कर लो। अब मैंने इसको ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट किया हुआ है तो इसलिए मेरे पास ये सिलेक्टेड आपको नज़र आ रहे हैं। फिर आपने इंपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करना है, तो ये आपका जो स्टाइल आ रहा है ना यहाँ वाला, इसको आप कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। इसके स्टार्टिंग वाला और एंड वाला जो स्टाइल वाला टैग लगा हुआ है इसको हटा दो। फिर ये आपके पास नीचे कोड आ रहा है, इसको आपने लगाना है किस तरह से, इसको आप कॉपी करो और जहाँ पे बॉडी के ऊपर आप इसको लगा दो और आपका जो बॉडी है इसके ऊपर फ़ॉन्ट फैमिली रोबोटो लग गई। फिर आपने यहाँ पे स्टार मार्क लगा के मार्जिन पैडिंग 0 करना है। अब ये वाली स्टाइलिंग वो वाली स्टाइलिंग है जो हमें हर टैग के ऊपर चाहिए होती है। तो हम जब हमने स्टार लगा दिया, स्टार का मतलब है ऑल सिलेक्ट है, इसके अंदर सारे इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट सारे आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपने पैडिंग इसको 0 कर देनी है और बॉक्स साइज एंड बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, लिस्ट स्टाइल भी नन। ये वो वाली स्टाइलिंग है जो हमें हर जो सेक्शन इसके ऊपर बार बार लगानी पड़ती है, तो इसको हमने स्टार मार्क लगा दिया। फिर आपने यहाँ पे रूट लगाना है, रूट के अंदर हमारे जितने भी कलर्स हैं उनको हमने स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैं रूट लिखूँगा और रूट के अंदर पहला मैं लूँगा मेन कलर, तो डैश डैश मेन डैश कलर, और यहाँ पे मैं इस कलर का कोड यहाँ पे लगा दूँगा। अब इसका कलर क्या है यहाँ से इसको मैं चेक कर सकता हूँ। अब इस टेम्पलेट के ऊपर मैं किसी बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास साइड पे कलर आ रहे हैं, मेन कलर, उसके बाद करैक्टर कलर, मतलब जितने भी हमारे पास टेक्स्ट आ रहे हैं, और फिर लाइट ब्लैक कलर, और फिर हमारे पास आ रहा है ये वाइट कलर। तो हम यहाँ से पहले मेन कलर को सिलेक्ट करेंगे, ये इसका कोड आ रहा है तो उसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हम लगा देंगे। फिर इसके नीचे हमें चाहिए ब्लैक कलर, तो यहाँ पे ब्लैक कलर को भी इसके अंदर लिख लेंगे, या इसको आप टेक्स्ट कलर भी कह सकते हो। तो मैं इसको कर दूँगा ब्लैक डैश कलर और इसके अंदर हम ब्लैक का कोड पेस्ट कर देंगे, और वो हमारे पास क्या है ये 000, तो इसको कॉपी किया और हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। फिर हमें चाहिए इसका जो वाइट कलर है, तो इसको भी मैं वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँगा, वाइट डैश CLR, और यहाँ पे अब वाइट का कोड हमारे पास होता है FFF भी आप लिख सकते हो और 6 टाइम FP लिख सकते हो। फिर उसके बाद हमें चाहिए ये लाइट वाला कलर, ये हमारे पास लाइट ब्लैक जो हमारे पास कलर आ रहा है, तो इसको भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो इस कलर को, तो ये वाला ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप एक वेरिएबल लो, इसको आप यहाँ पे लिखो लाइट डैश कलर और यहाँ पे आप इसका कोड दे दो। ये हमारे पास लाइट कलर भी आ गया, इसके अंदर स्टोर हो गया। अब ये वाली स्टाइलिंग इसके ऊपर हमारे पास अप्लाई होगी। फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है HTML टैग को। अब HTML को आप दोगे यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल। अब 10 पिक्सल आपने क्यों देना है, क्योंकि हमने पूरी बॉडी के ऊपर REM का इस्तेमाल करना है, और REM को वैसे काउंट करना थोड़ा सा होता है मुश्किल, क्योंकि 1 REM इक्वल होता है हमारे पास बॉडी का जो फ़ॉन्ट साइज़ है। अब बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी का फ़ॉन्ट साइज़ होता है 16 पिक्सल, 16 पिक्सल। अब अगर मुझे 16 पिक्सल के हिसाब से हमने सेट कर दिया 1 REM, तो जब मुझे यूज़ लगाना होगा 18 पिक्सल या मुझे लगाना होगा 23 पिक्सल, तो मेरे लिए लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि काउंट करना, उसकी परसेंटेज निकालना मुश्किल है। तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ लगा दूंगा 10 पिक्सल। तो इससे क्या होगा, 1 REM इक्वल हो जाएगा 10 पिक्सल के। अब जब भी मुझे इस्तेमाल करना होगा, मतलब मुझे चाहिए 20 पिक्सल, तो मैं जैसे यहाँ पे लिख दूंगा 2 REM। मुझे चाहिए होंगे 25 पिक्सल, तो मैं लिख दूंगा 2.5 REM, 2.5 REM। तो इस तरह से मैं अपनी जो मतलब फ़ॉन्ट का साइज़ है वो एडजस्ट कर सकता हूँ। तो HTML आपने एलिमेंट को सिलेक्ट किया,
इसके ऊपर फ़ॉन्ट साइज़ लगा दिया 10 पिक्सल। फिर उसके बाद आपके जितने भी H1 के टैग हो गए, H2 हम वेबसाइट के ऊपर जितने भी इस्तेमाल करेंगे, H3, H4, H5 और साथ में P का कलर और हमारे पास जो A का कलर आ रहा है, उन सब को हमने यहाँ पे कलर लगा देना है कि बाय डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर हमारे पास ब्लैक कलर लगा हो, बाय डिफ़ॉल्ट उनके ऊपर ब्लैक कलर लगा हो। और फिर उसके बाद H3 का टैग, यहाँ पे H3 का टैग है, इसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ लगा देना है 6.5 REM। 6.5 REM मतलब 65 पिक्सल। वो क्यों कि जितनी भी हमारे पास हेडिंग है, जिस तरह से अबाउट मी, सर्विसेज, माई प्रोजेक्ट और टेस्टिमोनियल, ये सारी हमारे पास एक ही फ़ॉन्ट साइज़ से हैं। तो मैं जब भी इनमें से किसी हेडिंग को लगाना होगा तो इसको मैं लगाऊंगा H3 टैग के अंदर। तो बाय डिफ़ॉल्ट H3 को हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ लगा दिया, तो अपना फ़ॉन्ट साइज़ खुद ही से एडजस्ट कर लेगी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास A और P जो है, इनके ऊपर हम फ़ॉन्ट साइज़ लगा देंगे, जिसको हम फ़ॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट लगाएंगे 1.6 REM। ये इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ लग गया। फिर हमारे पास ये बटन आ रहा है, ये बटन हमारे पास रिपीट हो रहा है, जिस तरह से आपको मैं दिखाऊँ, ये हेड पे बटन आ रहा है, फिर हमारे पास ये माई प्रोजेक्ट में और ये फॉर्म के ऊपर ये बटन मेरा बार बार रिपीट हो रहा है। ये यहाँ पे बटन मुझे चाहिए, तो इस बटन को भी मैं यहाँ पे बना लूँगा। यहाँ पे इस पर प्लस लगाऊँगा डॉट मेन BTN। अब जब भी मुझे ये वाला बटन चाहिए होगा ए टैग के ऊपर या बटन के ऊपर, तो जस्ट मैं उसको क्लास लगा दूंगा मेन BTN, तो ये वाला स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसको मैं पैडिंग यहाँ पे कर दूंगा 1 REM और 3 REM लेफ्ट राइट से 3 REM। और फिर हम लगा देंगे इसको बॉर्डर कलर इसको लगा दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड और ये वेरिएबल मेन वाला कलर। और इसको बैकग्राउंड के ऊपर भी यही वाला सेट कर दूंगा, बैकग्राउंड वेरिएबल और मेन कलर। फिर हम इसको फ़ॉन्ट कलर सेट कर देंगे, तो फ़ॉन्ट कलर इसको मैं सेट कर दूंगा FFF मतलब वाइट वाला कलर। कर्सर इसको मैं कर दूंगा पॉइंटर और साथ में कर देंगे इसको ट्रांजिशन इसके ऊपर सेट कर देंगे 0.5 सेकेंड और ईज एंड आउट, ये वाला लग गया। और साथ में इसके ऊपर सेट कर देंगे आउटलाइन, इसकी हम कर देंगे नन, आउटलाइन हम कर देंगे नन, तो आउटलाइन भी इसकी नन होगी। और फिर उसके बाद हम इसको ट्रांजिशन में हमने लगा दी। अब इसके ऊपर लगाते हैं होवर, कि जब इसके ऊपर होवर किया जाए तब हमारे पास कौन से स्टाइलिंग हो, तो जस्ट इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे होवर को सिलेक्ट। इसका बैकग्राउंड कर दूंगा मैं ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट करने के बाद इसका फ़ॉन्ट कलर कर दूंगा ये मेन वाला, और जो बॉर्डर है वो उसको मैं लगा दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक हो गया। और उसको मैं कलर कर दूंगा मेन वाला। अब जब भी मैं मेन BTN क्लास का इस्तेमाल करूंगा, मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट सा बटन आ जाएगा ओवर के ऊपर, और वैसे जो भी हमने एक बटन स्टाइल देखा है अपने टेम्पलेट के ऊपर, वो वाला स्टाइल आ जाएगा। फिर अगर आप इस कंटेंट को देखो तो आपका कंटेंट सेंटर में आ रहा है और साइडों पे आपके पास स्पेस है, तो इसके लिए आप यहाँ पे कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लास स्टोर कर लूँगा कंटेनर के नाम से। इसको पहले लगा दूंगा विड्थ आप इसको लगा दो 80% या मैंने बल्कि इसको कर दो तो 90%। और साथ में इसको मैक्सिमम विड्थ लगा देंगे हम कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी हो 1280 पिक्सल, 1280 पिक्सल इसकी मैक्सिमम हो। और अगर इतनी ना हो तो फिर आपके पास क्या हो कि मतलब कम होता है, तो आपके पास 90% जितनी भी स्क्रीन की विड्थ होगी वो कंटेन हो जाएगी इसके अंदर। फिर उसका मार्जिन कर देंगे 0 और 8। इससे क्या होगा कि आपकी ये डिव सेंटर में आ जाएगी, तो इसका जितना भी कंटेंट होगा वो हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। फिर सेक्शन को हम यहाँ पे लगाएंगे पैडिंग इसको मैं लगा दूंगा 6 REM टॉप बॉटम से, और टॉप से बल्कि और लेफ्ट राइट से, और वो कर दूंगा 0। ये हमने क्यों लगाई है अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो जितने भी सेक्शन आ रहे हैं माई सर्विसेज, माई प्रोजेक्ट, टेस्टिमोनियल, इनके दरमियान आपको ये एक स्पेस नज़र आ रही है। तो ये स्पेस मैंने 6 REM लगा दी पहले से, तो इनको मैं लगाऊंगा सेक्शन टैग के अंदर। तो जब भी सेक्शन का टैग इस्तेमाल करूंगा तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पेस बन जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई कि किस तरह से हमने इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो करनी है, जिस तरह से इसका फ़ॉन्ट फैमिली हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ और जो H1 की हेडिंग वगैरह है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे अपने कंपोनेंट्स लगाने हैं। तो कंपोनेंट्स वाले के लिए यहाँ पे सर्विसेज वाला फोल्डर, SRC फोल्डर, SRC के अंदर एसेट्स, और ये एसेट्स के अंदर हमारे पास होंगी सारी इमेजेस। इस वाले को मैं डिलीट कर दूंगा। मेरे पास ऑलरेडी एक एसेट्स का फोल्डर मौजूद है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, क्योंकि जो मैंने इमेजेस इस वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल करनी है वो सारी मैंने पहले से यहाँ पे लिख ली हैं, मतलब यहाँ पे स्टोर करवा दिए। ये इमेजेस हो गई और ये इसके आइकन वगैरह भी, इनको मैंने कहाँ से लिया, यहाँ से एक्सपोर्ट किया, तो आप इनको यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। अब इस एसेट वाले को मैं यहाँ से ड्रैग करके और
यहाँ पे SRC फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा ताकि मेरे पास ये फोल्डर आ जाए। अब SRC के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करूंगा जिसको मैं नाम दूंगा कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स के अंदर पहला कंपोनेंट हम लगाएंगे हेडर का। अब हेडर के अंदर मुझे दो कंपोनेंट चाहिए, एक मुझे चाहिए नैव के लिए, तो मैं इसको लिखूँ नैव डॉट कंपोनेंट डॉट JSX, और दूसरा मुझे चाहिए हेडर के लिए, तो मैं लिखूँगा हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट JSX, और तीसरी मुझे इसके अंदर फाइल चाहिए स्टाइल के लिए, यहाँ पे लिखूँगा हेडर डॉट स्टाइल्स डॉट CSS। ठीक हो गया। अब ये तीन फाइल मेरे पास बन गई। अब इसी के अंदर मुझे एक और फोल्डर चाहिए, दूसरा फोल्डर चाहिए मुझे अबाउट के लिए, तो यहाँ पर कर दूंगा अबाउट, और अबाउट के अंदर एक और फाइल क्रिएट करूँगा अबाउट डॉट कंपोनेंट डॉट JSX, और इसी के अंदर मुझे एक और फाइल चाहिए अबाउट डॉट स्टाइल्स डॉट CSS। ठीक हो गया। अब पहले हम नैव बार और हेडर को कंप्लीट करते हैं। तो नैव कंपोनेंट के अंदर आऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा मैं कॉन्स्टेंट, इसको मैं नाम दूंगा नैव बार। और जब भी आपने कंपोनेंट लगाना होता है तो आप जो भी कॉन्स्टेंट इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी फंक्शन का नाम रख रहे हो, उसका फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल रखना होता है। फिर यहाँ पे इसको हम डिफाइन कर देंगे, इसको हम यहाँ पे करेंगे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम यहाँ पे, और इसके अंदर हम लिखे एक डिव लेंगे जिसको हमने क्लास लगा देनी है कंटेनर, क्योंकि हमारा कंटेंट सारा कंटेनर के अंदर आ रहा है। फिर इसके अंदर एक और डिव लेंगे जिसको हमने क्लास लगा देनी है नैव बार, और नैव बार के अंदर एक और डिव लेंगे जिसको हमने क्लास लगा देनी है लोगो, और लोगो के अंदर हमने इमेज अपना लोगो लगाना, तो यहाँ पे स्पैन टैग, और स्पैन के अंदर IMG का टैग, IMG के SRC के अंदर हमने यहाँ पे लिख देना लोगो। अब ये लोगो हमारा कहाँ से आ रहा है, इसको हमने पहले ऊपर इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इंपोर्ट, और यहाँ पे लोगो को हम यहाँ पे नाम देंगे लोगो, और यहाँ पे हम इसका URL देंगे, यहाँ पे फ्राम पहले लिखेंगे फ्राम, और यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश, हम पीछे फोल्डर में आ गए, फिर डॉट डॉट स्लैश एसेट वाला फोल्डर, और एसेट्स के अंदर मुझे चाहिए लोगो वाला, तो यहाँ पे मुझे फिर इमेजेस वाला फोल्डर, इमेजेस के अंदर लोगो डॉट SVG, ये मैंने इसके अंदर लगा दिया, सेव किया। और फिर इससे स्पैन के साथ मुझे चाहिए एक हमारा जो नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आपको मैं दिखाऊँ मोहम्मद उमैर, तो M जो इसका कैपिटल है और बाकी इसका स्मॉल है, तो इसको भी मैं स्पैन टैग के अंदर लिख सकता हूँ, या इसके अंदर मैं P का टैग भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसके लिए स्पैन के टैग का इस्तेमाल करूँगा। फिर स्पैन लिखूँगा। अब जो M में हमारे पास M लिखा हुआ है वो हमारे पास बोल्ड है, तो इसको मैं B टैग के अंदर स्टोर कर दूँगा M, और बाकी जितना भी हमारे पास लिखा हुआ है मोहम्मद मुनीर और ये वाला, इसको मैं मोहम्मद उमैर, बाकी जो उमैर है ना इसको यहाँ से कॉपी करके मैं वैसे लिख दूँगा यहाँ पे, और इसका M यहाँ पे हटा दूँगा क्योंकि M को हमने ऑलरेडी B के अंदर लिख लिया, तो ये लोगो वाला टैक्स हो गया। फिर इसके बाद और एक डिव लूँगा, और बल्कि डिव हम नहीं लेंगे, हम यहाँ पे नैव का टैग इस्तेमाल कर लेंगे। फिर यहाँ पे UL का टैग, और UL के अंदर LI का टैग, नॉट लेबल LI, और LI के अंदर A का टैग, और इसके अंदर हम अपना टैक्स लिखेंगे होम, और फिर इसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। फिर मुझे यहाँ पे जितने भी चाहिए मेन्यूज वो सारे इसके अंदर बारी बारी में लिख दूँगा। फिर मेरे पास है यहाँ पे अबाउट वाला, तो इसको कॉपी किया, तो यहाँ पे लिख दूँगा अबाउट, और यहाँ पे मैं ID भी दे दूँगा अबाउट, क्योंकि हमने इसको बाद में लिंक भी लगाना है ताकि क्लिक करें और हमारी जो ID है वो नीचे स्क्रॉल हो। फिर सेकंड हमारे पास आ रहा है ये सर्विसेज, तो यहाँ से मैं सर्विसेज, ये बारी बारी मैं सारे जो इसके मेन्यूज़ है वो लगा लेता हूँ। जी मैंने सारे इसके अंदर मेन्यूज़ लगा दी। इसके अंदर हमारे पास जितने मेन्यूज़ वहाँ पे थे वो सारे मैंने इसके अंदर यहाँ पे लगा दिए, अबाउट, सर्विसेज, प्रोजेक्ट, टेस्टिमोनियल, कॉन्टैक्ट, और बाद में हमारे पास कॉन्टैक्ट वाला बटन भी। और कॉन्टैक्ट वाला जो बटन है इसको मैंने क्लास लगा दी मेन BTN। अब ये मेन BTN हमने index.css के अंदर पहले से सेट की हुई थी। अब इस नैव बार को हमने इंक्लूड कर लेना है हेडर कंपोनेंट के अंदर, और हेडर को हम इंक्लूड कर लेंगे app.jsx के अंदर। तो यहाँ पे हेडर को मैं लगाऊंगा हेडर, बल्कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेंगे, और क्योंकि हमने कंपोनेंट डिफाइन करना है, हेडर इज इक्वल टू यहाँ पे एरो फंक्शन रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे हेडर का टैग, यहाँ पे हेडर, और हेडर के अंदर पहले हम नैव टैग को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा नैव बार, और ये जो नैव बार हमने यहाँ पे लगाया था ना नैव कंपोनेंट के अंदर, इसको हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और नैव बार, तुम्हारा नैव बार जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा,
और अब इसको मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसको हेडर कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा मैं नैव बार, फिर पर नीचे सजेशन आ जाएगी। जब आपने ना एक्सपोर्ट कर लेना डिफ़ॉल्ट, या वैसे आप एक्सपोर्ट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे सजेशंस आ जाएंगे और बाकी ऑटो कंप्लीट वो कर दिया करेगा। अब हेडर के अंदर पहले नैव को लगा दिया। अब ये जो हेडर कंपोनेंट है इसको भी यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के अंदर हेडर। अब ये जो हेडर वाला है इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा app.jsx के अंदर। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं ऐप के अंदर हेडर ये वाला, और इस हेडर को मैं यहाँ पे लगा दूंगा ऐप के अंदर। इसको लगा दिया। अब यहाँ पे अगर हम पेज चेक करेंगे तो मेरे पास मेरी नेविगेशन बार आ गई, नेविगेशन बार आ गई, और इसके साथ ये मेरे पास नीचे बटन आ रहा है। ठीक हो गया। अब जो हेडर का हमारे पास है ना कंटेंट, वो भी हम लिख लेते हैं, फिर हम बाद में इसको इकट्ठे को स्टाइल करते हैं। तो ये जहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है ना हेडर कंपोनेंट, और हेडर के अंदर नैव के नीचे एक डिव लूँगा जिसको मैं क्लास लगा दूंगा कंटेनर, और कंटेनर के अंदर एक और डिव जिसको मैं क्लास लगा दूंगा मेन, और मेन के अंदर मुझे एक और डिव चाहिए जिसको मैं क्लास लगा दूंगा टेक्स्ट कंटेंट, जिसके अंदर मैं अपना सारा टेक्स्ट लिखूंगा। इसके अंदर एक स्पैन का टैग, इसके अंदर लिखूंगा हाई IM, और फिर इसके नीचे एक और मुझे स्पैन का टैग चाहिए, और इस स्पैन के टैग को मैंने क्लास लगा देनी है मेन, और मेन के ऊपर हमने R&D स्टाइलिंग लिखी की हुई है। तो इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ये जो मैंने लिखा है मोहम्मद उमैर, इसे वाला, इसको कॉपी किया और यहाँ पे टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया। फिर इसके नीचे मुझे चाहिए एक H1 का टैग, यहाँ पे H1 लिखूँगा, H1, और H1 के अंदर मैं लिखूँगा सबसे पहले जो मेरे पास ये बड़ा सा टेक्स्ट आ रहा है UI यानी डिज़ाइनर वाला, तो इसको मैं कॉपी करूँगा और इसके अंदर लगा दूँगा। फिर इसी के अंदर मुझे स्पैन का टैग चाहिए, और जिसके अंदर ये डिज़ाइनर लिखा हुआ है, तो इस डिज़ाइनर को भी यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे लगा दूँगा। अब इस H1 के नीचे मुझे चाहिए एक P का टैग जिसके अंदर ये मैंने पैराग्राफ लिखना है, तो यहाँ पे P को सेलेक्ट किया और इस पैराग्राफ को कॉपी करके मैं यहाँ पे लगा दूँगा। अब ये P का टैग जहाँ पे एंड हुआ ना, उसके बाद मुझे एक बटन चाहिए, तो यहाँ पे A का टैग लूँगा, उसको मैं क्लास लगा दूँगा मेन BTN, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हायर मी, नॉट इसके लिंक के अंदर, हम इसके अंदर लिखेंगे हायर मी, हायर और मी। सेव किया, और अगर हम चेक करें तो हमारे पास बटन भी आ जाएगा हायर मी का, और टेक्स्ट भी आ रहा है। फिर हमने यहाँ पे लगानी है एक इमेज, तो इमेज के लिए जहाँ पे आपके ये टेक्स्ट कंटेंट ख़त्म हो रहा है ना ये वाला, उसके बाद एक और डिव लो और इसका क्लास लगा दो मेन इमेज, मेन डैश इमेज, और इमेज के अंदर आप एक और डिव लो जिसका क्लास लगा दो इमेज, और इसके अंदर आप इमेज का टैग, और इस SRC के अंदर आप दो यहाँ पे प्रोफाइल इमेज, तो यहाँ पे प्रोफाइल लिखो, प्रोफाइल, और इस प्रोफाइल को आप ऊपर इंपोर्ट कर लो। यहाँ पे इमेज आपकी प्रोफाइल वाली है, तो यहाँ पे आएंगे इंपोर्ट का हम नाम देंगे प्रोफाइल फ्रॉम, और सेम आप URL दोगे / फिर एसेट्स वाला फोल्डर, एसेट्स के अंदर आपका जो इमेजेस वाला फोल्डर है वो वाला इमेजेस के अंदर आपके पास होगी एक प्रोफाइल के नाम से profile.png। सेव किया, अगर आप चेक करोगे तो आपके पास ये इमेज भी आ गई। ठीक हो गया। अभी आपका हेडर का जितना भी कंटेंट है वो सारा इसके अंदर आ गया। अब इसको हमने स्टाइल करना है, तो इसको स्टाइल करने के लिए हमारे पास एक CSS की फ़ाइल मौजूद है, तो यहाँ पे आऊँगा मैं, ये मेरे पास इसकी header.style। अब इस header.style.css को आप लिंक कर सकते हो हेडर कंपोनेंट के अंदर भी आप, और नैव कंपोनेंट के अंदर भी। चूँकि हमारी नैव टॉप पे आ रही है तो मैं इसको नैव के अंदर ही इंक्लूड कर दूंगा, नैव, और यहाँ पे ऊपर मैं इंपोर्ट कर दूंगा, टॉप पे मैं CSS को इंपोर्ट करूँगा। और आप हमेशा टॉप पे इसको करो इंपोर्ट /, और इसका नाम हमारे पास है हेडर कंपोनेंट header.styles.css, और header.style.css को हम चेक करने के लिए बॉडी को सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर रेड लगा के चेक कर लेते हैं। सेव किया, तो ये बैकग्राउंड कलर रेड लग गया, इसका मतलब है कि हमारी जो फाइल है वो लिंक होगी। फिर हम नैव बार को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नैव बार जो मेरे पास वहाँ पर डिव थी, नैव बार, और इसको मैं लगा दूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सॉरी डिस्प्ले ब्लॉक नहीं, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, और फिर उसके बाद पैडिंग इसको मैं लगा दूंगा 2 rem, टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 0। फिर नैव बार के अंदर जो लोगो है उसको सिलेक्ट करेंगे और इसको भी हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। फिर जो हमारे पास लोगो है, लोगो
के अंदर जो स्पैन का टैग है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, logo.span.nth-child1, मतलब जो इसके अंदर आपका पहली इमेज मौजूद है उसको करूँगा डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक और साथ में मार्जिन टॉप -1। ठीक हो गया। फिर इसके अंदर जो मेरे पास सेकंड एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करूँगा। अब सेकंड के अंदर मेरे पास टेक्स्ट है तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया 2 यहाँ पे, और इसका करूँगा यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़, तो फ़ॉन्ट साइज़ 3.2 rem, और फिर डिस्प्ले वो भी लाइन ब्लॉक, ताकि ये सारा कंटेंट हमारे पास एक लाइन में आ जाए, इन लाइन ब्लॉक। फिर उसके बाद पैडिंग, तो पैडिंग इसको मैं लगा दूँगा टॉप बॉटम से 0, लेफ़्ट राइट से 2 rem। उसके बाद हमारे पास नैव आ रहा है तो यहाँ पे डॉट नैव बार, यहाँ पे मैं डॉट नैव बार, और नैव बार के अंदर नैव का टैग, नैव के अंदर जितने विजुअल के टैग है उसको सिलेक्ट किया और उसको डिस्प्ले में लगा देंगे फ्लैक्स, और गैप उसको लगा देंगे 2 rem, ताकि उनके दरमियान एक गैप बन जाए। तो ये हमारे नेविगेशन की कोडिंग होगी। और अगर यहाँ पे देखें तो मेरे पास नेविगेशन कुछ इस तरह से आ रही है। अब ये जो फर्स्ट वाला है ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा जो मार्जिन है ना टॉप, ये इसको मैं 1.1 rem लिखना था, rem लिखूँगा, और अब ये मेरे पास सही आ रहा है। ठीक हो गया। अब ये जो बटन है इसके ऊपर हम होवर इफेक्ट लगा लेते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे UL ऐसे कॉपी किया, और UL के अंदर LI के अंदर एक टैग, और एक टैग के ऊपर जब होवर करें, होवर करने के बाद आपका क्या हो कि वेरिएबल जो मेन वाली है ना यहाँ पे कलर, और वेरिएबल आपकी डैश मेन कलर सेव किया, और अगर आप होवर करेंगे तो इसके ऊपर ये कलर भी लग गया, और साथ में आप इसके ऊपर हल्की सी ट्रांजिशन भी लगा दो। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर ट्रांजिशन भी लगा दूंगा, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड इन आउट, सेव किया। और अगर आप चेक करेंगे तो इसके ऊपर ये थोड़ी सी एनिमेशन भी लग गई, और बटन के ऊपर होवर इफेक्ट भी आ गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास हेडर वाला सेक्शन, तो नीचे मैं यहाँ पे हेडर टैग को सिलेक्ट कर लूँगा, और हेडर को मैं विड्थ लगा दूंगा 100%। फिर इसके बाद इसके अंदर जो मेन क्लास है हेडर, यहाँ पे हेडर और हेडर के अंदर जो मेन क्लास है डॉट मेन, अगर आपको यहाँ मैं दिखाऊं तो मैंने इसको क्लास लगाई थी मेन वाली। ठीक हो गया। और इसको हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, और साथ में जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक हो गया। और उसके बाद इसके अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट आ रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे मेन, और मेन के अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट है इस क्लास को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया, और हेडर डॉट स्टाइल के अंदर यहाँ पे, और इसके अंदर आप इसको लगा दोगे पैडिंग से लगा दो 5 rem टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0, और फ्लैक्स आप इसका लगा दोगे 60%, ताकि ये 60% आपकी विड्थ जो है वो कंटेन करे। फिर इसके अंदर हमारे पास स्पैन का टैग आ रहा तो उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे मैं स्पैन के टैग को सिलेक्ट किया, इसको मैं कर दूँगा फ़ॉन्ट साइज़ 2.1 rem। ठीक हो गया। और जो हमारे पास सेकंड है, अगर आप यहाँ चेक करो तो यहाँ पे इसको सेव करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा दो, इसके जो सेकंड वाला है उसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ और देना है। तो यहाँ पे मैं इसका NTH चाइल्ड सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे NTH चाइल्ड 2 यहाँ पे सेव करेंगे, और अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर देंगे यहाँ पे 3.1 rem। अब चेक करेंगे यहाँ पे ये हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक आ रही थी, तो यहाँ पे मैं कंटेंट लिखूँगा, इस वजह से ना वर्क नहीं कर रहा था, उस स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से। चेक करेंगे तो अब इसके ऊपर प्रॉपर तरीके के साथ हमारे जो वो अप्लाई हो गया। और अब साथ में हमने अगर इसको यहाँ पे देखें तो क्लास को मेन लगाई हुई थी, और index.css के अंदर अगर हम देखें तो वो वाला स्पैन का टैग यहाँ पे हमने इसको आई थिंक नहीं लगाया। जब मैं स्पैन डॉट मेन के जो आपका स्पैन डॉट मेन हो उसका कलर आपका हो वेरिएबल ये मेन कलर, तो जब भी मैं यूज़ करूँगा मेन तो इसके ऊपर ये वाला कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास सारा ये UI और UX डिज़ाइन, तो इसको मैं फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे लगा दूंगा। तो इसके लिए मैं अगेन आऊँगा CSS के अंदर, ये मेरे पास आ रही है हेडर की CSS, तो यहाँ पे इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ। फिर इसके बाद मेरे पास H1 का टैग उसको सिलेक्ट किया, इसको मैं लगा दूंगा फ़ॉन्ट साइज़ 10 rem मतलब 100 पिक्सल, और मार्जिन टॉप इसको मैं लगा दूंगा -4 rem। अब सेव करेंगे और लेट में चेक, तो ये मेरे पास आ गया। और इसका जो मार्जिन टॉप है वो एक दफ़ा हटा के अब देखते हैं। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास आ रहा है ये डिज़ाइन वाला, तो इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ।
तो सिंपली यहाँ पे इसको कॉपी किया यहाँ पे, और इसके अंदर H1 का टैग, H1 के अंदर जो स्पैन का टैग है उसको सिलेक्ट किया। इसको करेंगे डिस्प्ले ब्लॉक, और फ़ॉन्ट साइज़ इसका भी हम कर देंगे 10 REM, और मार्जिन लेफ़्ट इसको हम कर देंगे 225 पिक्सल, और मार्जिन टॉप, बाकी इसको हम ऐसे करके चेक करते हैं। तो कुछ इस तरह से आगे आप इसका मार्जिन टॉप करते हैं ताकि थोड़ा सा ये मेरे ऊपर चला जाए। मार्जिन टॉप -5 REM, और लेट मी चेक। तो ये इस तरह से आगे अब थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, तो इंस्टेड ऑफ 5 मैं 4 कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास ठीक आ रहा है, और इसका जो मार्जिन लेफ्ट है ना वो थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं। यहाँ पे 230 करके एक दफ़ा चेक करते हैं, ठीक हो गया, और 220 कर देते हैं, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास UI और UX डिज़ाइन भी हो गया, और इसका मार्जिन जो टॉप है वो थोड़ा सा और कम कर लेते हैं तो स्पेस बन जाए यहाँ पे, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आ रहा है इसका पैराग्राफ और साथ में एक टैग, तो उसको हम स्टाइल करेंगे। तो सिंपली उसके लिए हम यहाँ पे P का टैग, बल्कि P के टैग के बगैर भी हम एक टैग को डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से इतने को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे एक टैग, और ये को हम कर देंगे डिस्प्ले इसका कर देंगे इन लाइन ब्लॉक, नॉट डायरेक्शन, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, सेव करेंगे और अब चेक करेंगे। तो ये मेरे पास बटन इस तरह से आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा मैं लगा दूंगा मार्जिन टॉप से, ताकि थोड़ी सी स्पेस भी बन जाए। तो यहाँ पर कर दूंगा मार्जिन टॉप 1 REM, सेव करेंगे, और ये हमारे पास स्पेस बन गया। बटन भी आ रहा है और बटन के ऊपर होवर इफेक्ट भी आ रहा है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास इमेज रहेगी, तो इमेज का हम स्टाइल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल सा है। और यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट यहाँ तक कॉपी किया, बल्कि टेक्स्ट कंटेंट नहीं, हमने यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी क्लास थी मेन इमेज, तो यहाँ तक इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं इसको लगा दूँगा फ्लैक्स इसको कर देंगे 40%। तो पहले को हमने लगाया था 60% टेक्स्ट कंटेंट को, इसको हमने लगा दिया 40, तो 100 हमारा कंप्लीट हो गया। फिर इसके अंदर हम हमारे जो इमेज है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिंपली इसके अंदर डिव, और डिव के अंदर जो इमेज है, इमेज को हमने जस्ट लगा देनी है विड्थ 100%, और साथ में बॉर्डर रेडियस को लगा हुआ है। अब चेक करेंगे, ये मेरे पास इस तरह से स्टाइल हो गया, ठीक हो गया। अब इसके नीचे मेरे पास सोशल मीडिया आइकन्स लगे हुए हैं। अगर आपको मैं टेम्पलेट दिखाऊँ ना, तो ये वाले, ये मेरे पास इसके नीचे क्या आ रहा है, सोशल मीडिया आइकन्स। अब इस सोशल मीडिया आइकन को आपने किस तरह से लगाना है? अब इसको लगाने के लिए आप पहले सोशल मीडिया आइकन को आप अपनी वेबसाइट के अंदर लगाओगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे आओगे गूगल के ऊपर, यहाँ पर लिखो फाउंड ऑसम रिएक्ट, इंटर करो, सेकंड नंबर वाला URL आपके पास आ जाएगा। इसको ओपन कर लो। यहाँ पे ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे कमांड्स आ रही होंगी, तो मैं यहाँ पे और नीचे, और ये मुझे जस्ट ब्रांड्स वाले चाहिए, इसको कॉपी करके और मैं यहाँ पे न्यू टर्मिनल को ओपन करूँगा। न्यू टर्मिनल के अंदर हम इस फोल्डर को नेविगेट करेंगे, CD माई ऐप, और इस कमांड को मैं कर दूंगा पेस्ट, और फिर कर देंगे इंटर, और ये मेरे पास फाउंड ऑसम ब्रांड वाले इंक्लूड हो जाएंगे। फिर इसके नीचे आपने आना है, और ये जो लास्ट वाली कमांड है इसको आपने कॉपी कर लेना है। जब आपकी वो वाली कमांड कंप्लीट हो जाए तो आपने इस कमांड को रन करना है। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो जैसे ही हमारे पास कंप्लीट हो गया तो हम सेकंड कमांड इसके अंदर हम दे देंगे। ये कंप्लीट होगी, अब सेकंड कमांड इसके अंदर दी, और इसको हम कर देंगे इंटर। फिर जब तक ये कमांड कंप्लीट होती है आपने आ जाना header.component के अंदर। अब जहाँ पे आपकी इमेज आ रही है ना, इमेज के नीचे आपने अपने आइकन्स लगाने हैं। अब इन आइकन्स को लगाने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे नीचे, ताकि इनको हम एक मतलब जिस फॉर्मेट के अंदर लिखें, मतलब अलग से कंपोनेंट छोटा सा बना दे। तो यहाँ मैं कर दूँगा कांस्टेंट, और उसको मैं कर दूँगा यहाँ पे सोशल आइकन के नाम से, सोशल आइकन यहाँ पे, ठीक हो गया। और इसको हम कर देंगे यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे ठीक हो गया। ये हमारे पास नीचे URL बन रहा है, ये सारे मैंने यहाँ पे लगा दी। और बल्कि हमने इसको इस तरह से नहीं लगाना, क्योंकि ये हमारे पास दूसरी तरह से लगे हुए हैं। तो यहाँ तक आप आई को भी हटा दो, यहाँ तक, और ऊपर आओ, और हम
जो फ़ॉन्ट ऑसम्स है ना उनको पहले यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट, बल्कि हम इंपोर्ट लिखेंगे, इंपोर्ट और कर्ली ब्रैकेट्स फ्रॉम, यहाँ पे फ़ॉन्ट ऑसम और रिएक्ट हो गया। और यहाँ पे हम फ़ॉन्ट ऑसम का जो फंक्शन है उसको लिखेंगे फ़ॉन्ट ऑसम आइकन, फ़ॉन्ट ऑसम आइकन, ठीक हो गया। अब इसके नीचे और आते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट और कर्ली ब्रैकेट्स बाहर आके फ्रॉम, फिर यहाँ पे हम अपना फ़ॉन्ट ऑसम और ये ब्रांड वाला इसको किया। अब इसके अंदर मुझे चाहिए फेसबुक का, तो यहाँ पे लिखूँगा FA, नीचे मेरे पास स्टेशंस आ जाएंगी, फेसबुक स्क्वायर और फिर FA ट्विटर, तो ये ट्विटर का भी आ गया। थर्ड मेरे पास चाहिए FA लिंक्डइन, तो FA लिंक्डइन को लिखा तो ये लिंक्डइन वाला भी आ गया। फिर मुझे चाहिए FA इंस्टाग्राम, तो मैं FA इंस्टाग्राम लिखूँगा तो FA इंस्टाग्राम वाला भी आ गया। अब सेम ये वाली क्लास हम यहाँ पे लगाएंगे इस A के अंदर और यहाँ पे। अब इसके अंदर हम यहाँ पे ना पास करेंगे एक एट्रीब्यूट, उसका हम नाम देंगे आइकन। कि इसके अंदर कौन सा आइकन हो, पहले हमें चाहिए फेसबुक के लिए, तो यहाँ पे लिखूँगा फेसबुक स्क्वायर। और ये वाला जो आपके पास है ना कंपोनेंट, इसको आप इसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, यहाँ पे आप इसको इंपोर्ट कर लो, ठीक हो गया। और अब इसको अगर आप चेक करो तो हमारे पास लगे हुए हैं कि नहीं, यहाँ पे हमारे पास पता चल जाएगा। तो ये फेसबुक वाला आइकन हमारे पास लग गया, ठीक हो गया। अब इसी को आप कॉपी पेस्ट कर लो और जितने भी आपके ऊपर लिखे हुए हैं FA ट्विटर वाला है, तो इसके बाद मुझे चाहिए FA ट्विटर वाला, FA ट्विटर, तो ये ट्विटर वाला लग गया। फिर मुझे चाहिए FA लिंक्डइन वाला, तो FA लिंक्डइन, तो ये मेरे पास है लिंक्डइन वाला लग गया। फिर मुझे चाहिए FA ये इंस्टाग्राम वाला, तो ये इंस्टाग्राम वाला लग गया। अब सेव करेंगे और चेक करेंगे तो ये मेरे पास सोशल मीडिया आइकन्स भी लग गए। अब ये जो सोशल मीडिया आइकन्स हैं इनको हमने स्टाइल करना ताकि ये मेरे पास जो सेंटर है उसके अंदर आ जाए। तो इसकी ये जो क्लास इसको कॉपी करूँगा और अगेन आ जाऊँगा हेडर स्टाइल के अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पे हेडर टैग और हेडर के अंदर जो मेरे पास सोशल मीडिया आइकन्स है, तो इसकी क्लास आई थिंक पूरी कॉपी नहीं हुई, तो ये सोशल डैश आइकन्स पूरी क्लास को हमने कॉपी करना है। यहाँ पे लिखोगे सोशल आइकन्स। अब सोशल आइकन्स जो हैं इनको आप पहले लगाओगे टेक्स्ट लाइन सेंटर, ताकि सेंटर में आ जाए। फिर आप इसको लगा दोगे यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग इसको आप लगाओगे 3 REM टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0। और अब चेक करेंगे तो ये मेरे पास इस तरह से लग गया। अब इसके ये सारे मेरे पास A टैग के अंदर है, तो इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और इसके अंदर जो A टैग उसको सिलेक्ट करूँगा और A को मैं कर दूँगा यहाँ पे डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, ताकि मेरे पास एक लाइन में हो और एज अ ब्लॉक हो। फिर मार्जिन इसका हम कर देंगे 0 और 1 REM ताकि साइडों से स्पेस हो जाए। फिर ट्रांजिशन हम लगाएंगे 0.4 सेकेंड और ईज इन, ठीक हो गया। अब ये जो A है ना, जब इसके ऊपर हम होवर करें तो मेरे पास एक मतलब होवर इफेक्ट आ जाए। तो होवर और इसका हम कलर चेंज कर देंगे वेरिएबल मेन वाला, जस्ट मेन सेव करेंगे। और अब अगर देखेंगे तो ये आइकन के ऊपर होवर करते हैं तो होवर इफेक्ट भी बड़ा प्यारा सा आ रहा है और साथ में ये मेरे पास अरेंज भी हो गए बड़े अच्छे तरीके के साथ, ठीक हो गया। अब इसका हेडर पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अगर आप यहाँ पे इसका स्टाइल देखो, ये वाला स्टाइल और ये वाला स्टाइल इसका ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, ठीक हो गया। अब ये हेडर इसका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद सेकंड मेरे पास है अबाउट अस, अब हम अबाउट अस को क्रिएट करते हैं। अब हम इसका अबाउट सेक्शन क्रिएट करेंगे। अब अबाउट सेक्शन के अंदर एक साइड पे हमारे पास इमेज आ रही है, दूसरी साइड पे हमारे पास इसका अबाउट मी और नीचे प्रोग्रेस बार नज़र आ रहे हैं। और ये जो प्रोग्रेस बार है ना, ये हमारे पास डायनामिक होगी। इसका मतलब है कि जितनी इसका विड्थ सेट करेंगे ना इसके जिस फॉर्मेट के अंदर, उतनी ही विड्थ ये कंटेन करेगा। और इसका जो सर्कल है इसके अंदर हमने परसेंटेज भी शो करवानी है, मतलब इसको हम थोड़ा सा और इम्प्रूव करना जितना हम कर सकें, ठीक हो गया। और इसमें हमने थोड़ी सी डायनामिक चीज़ें भी डालनी है। इसके लिए आप आ जाओगे, यहाँ पे हमने कंपोनेंट क्रिएट किया था about.component.jsx। आप इस फाइल के अंदर आओ, यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिखो और इसका आप नाम रख दो अबाउट, और यहाँ पे आप अपना कंपोनेंट डिफाइन करो। यहाँ पे आप लिखोगे रिटर्न के अंदर आप यहाँ पे एक सेक्शन का टैग लोगे। यहाँ पे हमने एक टैग लिया सेक्शन, और सेक्शन में हम पहली क्लास लगा देंगे कंटेनर, ताकि इसका जो कंटेंट है हमारे पास मतलब एज अ कंटेनर शो हो, जिस तरह से हमने कंटेनर को साइडों से थोड़ी सी स्पेस दी हुई है। और फिर हम इसको सेकंड क्लास देंगे अबाउट अस। और यहाँ पे अब अबाउट अस के अंदर एक डिव लेंगे जिसको हमने क्लास लगा देनी है अबाउट इमेज, अबाउट
अंडरस्कोर इमेज, इसके अंदर हम अबाउट वाली इमेज लिखेंगे, तो यहाँ पे IMG का टैग, और इसके SRC के अंदर हम यहाँ पे इसको दे देंगे अबाउट IMG। अबाउट IMG का मतलब है अबाउट इमेज। अब इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं, इंपोर्ट। दरअसल मैं ज़्यादा जावास्क्रिप्ट के साथ काम करता हूँ ना, तो मेरे साथ ज़हन में कांस्टेंट ही रहता है। तो अबाउट IMG और फ्रॉम डॉट स्लैश और फिर स्लैश, फिर ये आ गया एसेट वाला फोल्डर, एसेट्स के अंदर इमेजेस वाला फोल्डर, इमेजेस के अंदर हमारे पास ये अबाउट के नाम से एक इमेज मौजूद होनी है, तो ये इमेजेस या अबाउट डॉट PNG, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अबाउट डॉट PNG। तो ये हमारे पास इमेज इसके अंदर लग गई। अब दूसरे में हमें चाहिए टेक्स्ट, तो यहाँ पे लिखूँगा डिव, और डिव को मैं क्लास लगा दूंगा अबाउट और डिव डॉट अबाउट टेक्स्ट, अबाउट टेक्स्ट। और इस अबाउट के अंदर पहले लूँगा H3 का टैग, जिसका अंदर लिखूँगा अबाउट मी। और ये जो आपके पास इमेज आ रहा है ये वाली, इसको भी आप एक और डिव के अंदर रैप कर दो, ताकि अगर आपको इसका पेरेंट स्टाइल करना हो तो आप इस डिव के जरिए कर सको। फिर इसका P का टैग, और P के अंदर हम देंगे पैराग्राफ। इसका पैराग्राफ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला, इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको पास कर दूँगी। ठीक हो गया। अब इसके नीचे हमने यहाँ पे अपना जो डाटा है वो देना है, तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे JSON फॉर्मेट के अंदर एक एरे ले लूँगा, जिसके अंदर मैंने अपना डाटा स्टोर करवाना है। तो ये जो आपका है ना ये वाला कंपोनेंट, इसको आप एक्सपोर्ट कर लो पहले, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, नॉट डिबगर, डिफ़ॉल्ट और अबाउट। तो ये वाला प्लगइन हमारे पास एक्सपोर्ट हो गया। अब इसके नीचे हम लेंगे एक कांस्टेंट, जिसको हम नाम दे देंगे प्रोग्रेस डाटा, या आप इसको स्किल डाटा दे सकते हो। मैं इसको दूंगा प्रोग्रेस डाटा इज इक्वल टू एरे, एरे के अंदर JSON फॉर्मेट। इसके अंदर दो चीज़ें दूंगा, एक दूंगा स्किल, कि आपकी स्किल कौन सी है। स्किल मेरे पास है UI और साथ में UX, और जो इसका हमारे पास है परसेंटेज, मतलब इसकी वैल्यू वो हम देंगे, तो वैल्यू इसको मैं दूंगा 80%। 80 सेव किया, और इसके बाद मैं आ जाऊँगा कॉमा लगाऊंगा। अब इसको 3-4 दफ़ा मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, एक और दफ़ा और किया। अब इसके अंदर लिख दूंगा वेबसाइट डिज़ाइन, यहाँ पर लिखूँगा वेब साइट डिज़ाइन, और इसकी वैल्यू मैं दूंगा यहाँ पे 70%। फिर सेकंड इसको पास कर दूंगा। अब सेकंड के अंदर नॉट वेबसाइट डिज़ाइन, मैं यहाँ पे दूंगा ऐप डिज़ाइन, ऐप और फिर डिज़ाइन, और ऐप डिज़ाइन इसको मैं दूंगा 90%। फिर यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, तो इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ एक ग्राफिक डिज़ाइन। तो जो मेन्यूज़ वहाँ पे दिए हुए हैं वो सारे मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, और इसकी परसेंटेज में सेट कर देता हूँ 50%। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास एक एरे लग गया। अब इस एरे का जो डाटा है वो हमने मैप कर लेना है। अब इसको हम मैप किस तरह से करते हो, आप यहाँ पे प्रोग्रेस को कॉपी करोगे, और ये आपका पैराग्राफ है ना, इसके बाद यहाँ पे आप लगाओ करली ब्रैकेट्स यहाँ पे, और यहाँ पे इसका नाम दो डॉट मैप यहाँ पे, और मैप को आइटम दो। और जब आपने मैप इस्तेमाल करते हो ना, उसके बाद आप मतलब जिस तरह से एरो फंक्शन के अंदर करली ब्रैकेट इस्तेमाल करते हो, इसके अंदर आप करली ब्रैकेट ने इसके अंदर आप पेरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हो। ये चीज़ आपने लाजमी ख्याल रखनी है, अक्सर आप भूल जाते हो। मैं खुद भी बड़ा इसका साथ ना भूल जाता था, तो इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ इस तरह से। अब इसके अंदर जिस तरह से आप फ्रैगमेंट लगाते हो, सेम उस तरह से आप डिव लगाओ या फ्रैगमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर डिव लूँगा, और इस डिव को कर देंगे क्लोज, और इसको हम लगा देंगे यहाँ पे क्लास। ये वाला डाटा हमारे पास मैप होगा, इसको हम देंगे प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार के अंदर एक डिव लेंगे, जिसका हम क्लास लगा देंगे स्किल, और स्किल के अंदर हम लेंगे H4 का टैग, और H4 के अंदर हम दे देंगे आइटम स्किल, यहाँ पे आइटम डॉट स्किल। और ये जो इंडेक्स है इसको आप हटा दो, क्योंकि इसका हम इंडेक्स नंबर अभी इस्तेमाल नहीं कर। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे H3 का एक टैग लगाएंगे, जिसके अंदर हम लिखेंगे अबाउट मी, और इसके अंदर हम एक लगाएंगे पैराग्राफ का टैग, जिसके अंदर हम ये थोड़ा सा पैराग्राफ देंगे। अब इसके नीचे एक और डिव लेंगे, इसको हम क्लास लगा देंगे स्किल बार, स्किल और बार। इसके अंदर आपने अपना प्रोग्रेस बार भी बनाना है, और अपनी वैल्यूज़ जो है वो भी शो करवानी है। अब स्किल बार के अंदर एक हम लेंगे स्पैन का टैग, और स्पैन के अंदर हम
इसके स्टाइल के ऊपर प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे स्टाइल, और स्टाइल के जब आपने स्टाइल के अंदर स्टाइल प्रॉपर्टीज़ लगानी होती है तो आप यूज़ करते हो पहले करली ब्रैकेट्स, फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर अगेन करली ब्रैकेट्स। फिर हमने यहाँ पे अपनी जो डाटा है वो स्टोर करना है एक वेरिएबल के अंदर, क्योंकि इसी वेरिएबल को हम उसके सूडो एलिमेंट के ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ पे आपने लगा देने ये सिंगल कोट के अंदर डैश डैश, और अपनी वेरिएबल का आप नाम दोगे। मैं इसको नाम दे देता हूँ प्रोग्रेस और वैल्यू। आप इसे प्रोग्रेस बार वैल्यू जो भी सेट करना चाहो कर सकते हो। फिर इससे बाहर आके आपने यहाँ पे डबल कोट्स लगाने हैं, जिसे हम डबल कोलन भी बोलते हैं। फिर आपने लगाना है ये बैकटिक्स, क्योंकि इसके अंदर हमने अपना जो डाटा इस्तेमाल करना है वो डाटा होना है जावास्क्रिप्ट कोड वाला। तो इसके लिए हम बैकटिक, फिर $, फिर करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स के अंदर हम यूज़ करेंगे आइटम डॉट वैल्यू। यहाँ पे आइटम डॉट वैल्यू, तो इसकी जो वैल्यू होगी इस प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब सेम ये वाली मुझे इसकी विड्थ के ऊपर भी अप्लाई करवानी है, तो इससे बाहर आऊँगा मैं और यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे लिखूँगा विड्थ। अब इसके ऊपर मुझे विड्थ लगानी है, और विड्थ को मैं दूंगा अगेन ये बैकटिक्स, फिर $, फिर करली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर आइटम की जो वैल्यू वो पास कर दूंगा आइटम डॉट वैल्यू। और ये चूँकि विड्थ है तो इसके साथ आपने परसेंटेज भी लगा देना है, क्योंकि हमारी जो विड्थ होनी है वो परसेंटेज की सूरत में होनी है। तो ये इसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी। अब इसको हम स्टाइल करेंगे, तो स्टाइल करने के लिए इसकी जो पेरेंट डिव है ना, ये वाली, ये आपके पास इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, और ये वाली यहाँ पे ये अबाउट वाली इसको कॉपी करो, और इसके साथ आप ये अबाउट स्टाइल डॉट CSS को साथ लिंक कर लो। तो हम यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट और ./about.styles.css। अब इसको चेक करने के लिए इसके अंदर मैं ये बॉडी को स्टाइल करूँगा, तो यहाँ बॉडी को सिलेक्ट किया और इसके ऊपर लगा दूंगा बैकग्राउंड ट्रेंड। और अब इसको अगर चेक करेंगे तो बॉडी के ऊपर रेड कलर अप्लाई हो गया। इसका मतलब है कि हमारा जो CSS की फाइल है वो अच्छे से लिंक होगी। अब जो मैंने क्लास वहाँ से कॉपी की थी अबाउट अस की, इसको लूँगा और इसको लगा दूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स। जैसे इसको फ्लैक्स लगाऊंगा हमारा डाटा हॉरिजॉन्टली आ जाएगा, इमेज एक साइड पे आ जाएगी और जो टेक्स्ट है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब उसके बाद आपने इसको यानी विड्थ इसके सेट करनी है। ये हमारा जो होगा इमेज वाला, इसको हमने देना है फ्लैक्स 40%, और जो टेक्स्ट वाला है इसको हमने कर देना है 60%। तो यहाँ पे हम आएंगे अबाउट अस के अंदर हम जस्टिफाई कंटेंट लगाएंगे, स्पेस बिटवीन, इनके दरमियान स्पेस बन जाए, फिर इसके नीचे अबाउट अस और फिर अबाउट इमेज। तो अबाउट इमेज वाली जो क्लास हमने यहाँ पे लगाई थी ये वाली, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे तो हमने सेलेक्ट किया और इसको हम लगा देंगे फ्लैक्स इसको हम लगा देंगे 40%, ताकि ये 40% कंटेन करे। फिर उसके बाद अबाउट जो अस है इसके अंदर हमारे पास अबाउट टेक्स्ट, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये क्लास हमारे पास मौजूद है, इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करके हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हम लगा देंगे फ्लैक्स 60%। तो ये हमारा 60% और 40% हमारे पास हो गया 100%। तो इन दोनों ने विड्थ कंटेन कर ली। अब उसके बाद इसके अंदर जो प्रोग्रेस बार आ रहा है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास जो क्लास आ रही प्रोग्रेस बार वाली, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे हम लगाएंगे डॉट अबाउट अस, और अबाउट अस के अंदर जो मेरे पास क्लास है प्रोग्रेस बार वाली, इसको आप पैडिंग लगा दो। पैडिंग इसको हम लगाएंगे 0.7 REM और 0। फिर इसके बाद इसके अंदर जो मेरे पास डिव है स्किल बार वाली, उसको मैं सेलेक्ट करूँगा अबाउट अस, और अबाउट अस के अंदर जो प्रोग्रेस बार है और प्रोग्रेस बार के अंदर जो मेरे पास एक डिव है स्किल वाली, इसको मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज सेट करूँगा। फ़ॉन्ट साइज को मैं कर दूँगा 2.1 REM। और अब इसको अगर मैं चेक करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह का स्टाइल आ जाएगा। ये मेरे पास जो ये हेडिंग से ये स्टाइल होगी। अब उसके बाद इसके नीचे मैंने प्रोग्रेस बार लगाने हैं, तो इसको मैं ज़्यादा कॉपी करूँगा और यहाँ पे अब इसके लिए मेरे पास इसका जो क्लास थी वो मेरे पास है स्किल बार, तो इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी किया और यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा स्केल बार को। स्केल बार को पहले हम लगा देंगे हाइट 1 REM और साथ में हम इसको लगा देंगे विड्थ 100%, और साथ में बैकग्राउंड कलर इसको हम सेट कर देंगे ये वाइट वाला। तो यहाँ पे F1 और F1 सेट किया और अब चेक करेंगे तो इसके ऊपर ये पीछे बैकग्राउंड एक थोड़ा सा कलर लग गया। अब इसको थोड़ा सा हम बॉर्डर रेडियस दे देंगे। तो बॉर्डर रेडियस इसको मैं दूंगा 30 पिक्सल, तो इसको मैं 3 REM कर देता हूँ। फिर मार्जिन इसको हम करेंगे 1 REM टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0। पोजीशन इसके हम रखेंगे रिलेटिव और साथ में हम इसको लगा देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्ट अलाइन आइटम सेंटर, ताकि इसके अंदर जो भी टेक्स्ट या कोई आइटम रखूँगा ना
तो मेरे पास सेंटर में आएगी। अब यहाँ पे चेक करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके के साथ स्टाइल हो गए। अब इसके अंदर जो मेरे पास स्पैन का टैग है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे मैं स्पैन को सिलेक्ट करता हूँ। अब जो स्पैन है ना, स्पैन का मैं यहाँ पे लगाऊंगा डिस्प्ले उसको, क्योंकि ये मेरे पास होता है टेक्स्ट एलिमेंट। जब इसको मैं लगाऊंगा इन लाइन ब्लॉक तो ये इस एज ए डिव हमारे पास वर्क करेगा। तो इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दूंगा वेरिएबल, और ये डैश डैश मेन जो मेरे पास कलर है, मेन कलर यहाँ पे। और फिर इसके बाद मैं इसको हाइट लगा दूंगा, हाइट इसको मैं लगा दूंगा 10 पिक्सल, इस या इसे आप 1 REM कर दो तो इसकी प्रॉपर है। और अभी मैं डमी विड्थ इसको लगा देता हूँ, बल्कि ये लगाने की जरूरत नहीं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो ये मेरे पास 100% के ऊपर आ रहा है। अब ये मुझे 100% नहीं चाहिए, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक विड्थ सेट की हुई है, तो उस विड्थ के हिसाब से मुझे चाहिए। तो पहले मैं इसको एक और विड्थ सेट करता हूँ कि ये मेरे पास विड्थ वर्क कर रही है कि नहीं। सेव करेंगे तो ये वर्क कर रही है, तो मुझे इसकी ये वाली विड्थ नहीं चाहिए, मुझे इसकी विड्थ चाहिए जो डायनामिकली हमने इसको सेट की हुई है इसकी आईडी से। और अगर इसको स्पैन को बल्कि इसके अंदर सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर स्पैन टैग लगा हुआ है, क्योंकि हमने स्पैन के ऊपर ये लगाना है। स्पैन को सिलेक्ट किया और अब देखेंगे तो इसके ऊपर अप्लाई होगी। पहले हमने ना उसकी पेरेंट डिव को मतलब अप्लाई कर रहे थे, हमने इसके अंदर जो इसका चाइल्ड एलिमेंट है स्पैन, उसके ऊपर इसको अप्लाई किया हुआ है, उसी को हमने यहाँ पे सिलेक्ट भी करना है। तो इसके ऊपर बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस इसका कर देंगे, फिर ये REM, तो ये भी मेरे पास सर्कुलर बन जाएगी। ये देखिए अब प्रॉपर तरीके के साथ हमारे पास बन गई। अब इसका जो बिफोर एलिमेंट है ना, इसके मतलब ये साइड के ऊपर हमें एक सर्कल चाहिए। अगर आपको ये मैं दिखाऊं तो इसके यहाँ पे मुझे चाहिए एक सर्कल, इस ये वाला सर्कल भी बने और साथ में इसके अंदर हमारा डाटा जो है वो भी शो हो। तो उसे हमने किस तरह से करना है, उसके लिए हम सूडो एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, इस क्लास को यहाँ पे सिलेक्ट करने के कॉपी किया और यहाँ पे। अब इसके अंदर हम इसका बिफोर और आफ्टर दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं बिफोर को सिलेक्ट करूँगा। फिर कंटेंट, और कंटेंट के अंदर लिखेंगे वेरिएबल डैश डैश, और जो हमने इस यहाँ पे इसको वैल्यू दी हुई है ना, ये वाली, ये इसको हमने लगाई हुई है ना ये वेरिएबल, तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे लगा दूँगा वेरिएबल डैश। और अगर इसके अंदर कोई वैल्यू ना हो तो फिर 12 हो जाए, ये मैं इसको एज अ डमी दे रहा हूँ। अगर इसके ऊपर हम कोई वैल्यू नहीं सेट करेंगे तो इसके ऊपर ये 12 वैल्यू को सेट कर देगा। फिर हम यहाँ पे करेंगे पोजीशन हम काम करेंगे एब्सोल्यूट, और हाइट इसके हम करेंगे 30 पिक्सल, विड्थ इसकी कर देंगे 30 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर इसको हम लगा देंगे ये लाइट वाइट वाला, और साथ में बॉर्डर कलर, बॉर्डर इसका हम लगाएंगे 4 पिक्सल, और सॉलिड साथ में उसको हम लगा देंगे वेरिएबल मेन कलर वाला। अब इसको चेक करेंगे तो इसको अप्लाई होना चाहिए, तो लेट मी चेक कि ये क्यों नहीं अप्लाई हो रहा यहाँ पे। अच्छा, इसको ना इसके अंदर हम कोई यहाँ पे अपनी तरह से डमी वैल्यू दे देते हैं 45, आप देखते हैं तो इसके ऊपर ये सेट तो हो रही है, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके के साथ ये नहीं कर रहे। लेकिन चलो इसको हम पहले अलाइन कर लेते हैं। तो अब इसका जो राइट है वो हम कर देंगे इसको 0, फिर इसको हम लगा देंगे इसका टॉप भी 0, फिर टॉप से भी 0 हो और राइट से भी इसका 0 वैल्यू हो जाए। तो सेव करेंगे तो ये साइड पे चली गई। और अब ये जो है ना, मुझे इसके जो सर्कल हैं वो सेट करने हैं। तो इसके सर्कल को सेट करने के लिए मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा बॉर्डर रेडियस, वो इसको लगा दूंगा 50%, ताकि ये मेरे पास सर्कल में बन जाए। और फिर इसको हम लगा देंगे यहाँ पे मार्जिन टॉप इसको हम लगाऊंगा -1.5 REM। और अब इसको चेक करेंगे और इसके साथ में टेक्स्ट लाइन कर देंगे सेंटर, टेक्स्ट लाइन इसका मैं कर दूंगा सेंटर, और साथ में लाइन आइटम भी कर देंगे इसकी सेंटर। और अब इसको चेक करेंगे तो ये मेरे पास आ गया। और लाइन हाइट इसकी कर देंगे 30, ताकि वर्टिकल भी हमारे पास सेंटर में आ जाए, लाइन हाइट 30 पिक्सल। उसके बाद हम इसको यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ लगाएंगे। तो फ़ॉन्ट साइज़ इसको मैं सेट कर दूंगा 1.6 या 8 REM। और अब अगर इसको हम चेक करेंगे तो ये हमारा फ़ॉन्ट साइज़ भी इसके ऊपर लग गया। अब इसकी ना हमने जो विड्थ है वो हमारे पास आ रही है 100%, लेकिन हमने इसको 100% नहीं करना, हमने इसकी जितनी स्पैन की विड्थ है उसके हिसाब से करना है। तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वेरिएबल लगाई हुई है, अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं तो ये वाली वेरिएबल लगी हुई है, तो इसी वेरिएबल को मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो इसको लगाने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा वैर कीवर्ड का, वैर, और वैर के अंदर मैं इसको पास कर दूँगा डैश डैश डाल के, और इसको मैं पास कर दूँगा। और अब अगर इसको चेक करूँगा तो इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि इसके साथ मुझे सिंगल कोट्स भी लगाने हैं। तो इसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखूँगा। और अब देखेंगे तो अब इसके ऊपर 80%, 70%, 90% और 50% वैल्यू आ रही है। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी इसको लगा दूंगा पोजीशन वगैरह भी। तो इसको मैं लगा दूंगा यहाँ पे
इसको हम अगर चेक करें तो इसको हम 100% के ऊपर करते हैं। इसका जो पेरेंट एलिमेंट है ना, इसको हम यहाँ पे पोजीशन लगा देंगे रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव, ताकि इसके 100% को ये कंटेन करेगा। अब चेक करेंगे तो अब इसके ऊपर प्रॉपर वैल्यू सेट होगी। अब एक साइड पे हमारे पास इमेज आ रही है और दूसरी साइड पे हमारे जो प्रोग्रेस बार है वो अच्छे से स्टाइल हो गया। अब इनको थोड़ा सा मार्जिन ऊपर से दे सकते हो ताकि इसके दरमियान थोड़ी सी स्पेस बन जाए। तो उसके लिए मैं इसके अंदर जो पी का टैग उसको सिलेक्ट करूँगा, अबाउट अस, और यहाँ पे अबाउट अस के अंदर जो पी का टैग है इसको हम लगा देंगे मार्जिन इसको हम लगा देंगे 2 REM टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से 0। अब सेव करेंगे तो अब इसके दरमियान स्पेस बन गई। अब इसके साथ जी हमारे पास सारी इमेज। अब ये जो इमेज है ना, इसको हम स्टाइल किस तरह से कर सकते हैं। अब इसको हमने ना ऑलरेडी फ्लैक्स लगाया हुआ है 40%, लेकिन इसको मज़ीद हमने थोड़ा सा अच्छा करना है। तो उसके लिए यहाँ तक इसकी मैं पेरेंट वो कॉपी करूँगा जो हमारे पास है अबाउट अस, तो यहाँ पर लगाऊँगा अबाउट अस, और अबाउट अस के अंदर जो हमारे पास अबाउट इमेज है, और अबाउट इमेज को हम लगा देंगे पैडिंग इसको हम लगा देंगे 9 REM टॉप और बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0। फिर इसके अंदर जो हमारे पास इमेज आ रही है अबाउट अस, और अबाउट अस के अंदर डॉट अबाउट इमेज, और अबाउट इमेज के अंदर IMG, इसको हम लगा देंगे हाइट इसको हम कर देंगे यहाँ पे 420 पिक्सल, और साथ में हम लगा देंगे इसको मार्जिन टॉप, तो इसको हम लगा देंगे -2 REM। अब चेक करेंगे तो अब ये इमेज हमारे पास एक साइड पे आ गई अच्छे से, और साथ में हमारे पास जो प्रोग्रेस बार है वो आ गए। अब यहाँ तक आपका कंटेंट कंप्लीट हो गया। अब हमने इसके अंदर प्रोग्रेस बार भी अचीव कर लिए और साथ में हमने एक साइड पे इमेज भी लगा ली। अब हम सर्विसेज वाले सेक्शन को क्रिएट करेंगे। अब अगर इसका सर्विसेज सेक्शन देखें तो इसके ऊपर हमारे पास एक हेडिंग आ रही है, नीचे हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है और हमारे पास नीचे इसके कंपोनेंट्स आ रहे हैं। अब इसको किस तरह से हमने क्रिएट करना है, उसके लिए हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे जितने भी हमारे टैब्स हैं, क्योंकि अब हमने जो सर्विसेज वाला सेक्शन है उसको क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेम कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, उसको मैं नाम दे दूँगा सर्विसेज, और यहाँ पे सर्विसेज के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा जिसको मैं नाम दूँगा survey.component.jsx, और दूसरी फाइल में क्रिएट करूँगा services.styles.css। अब ये जो हमारे पास सर्विसेज कंपोनेंट है ना, अगर आप यहाँ पे इसका डाटा देखो तो हमारे पास एक आइकन आ रहा है, नीचे हमारे पास इसकी हेडिंग आ रही है और नीचे लोरम इप्सन टेक्स्ट आ रहा है। तो इसको जिस तरह से मैंने आपको प्रोग्रेस बार सिखाया था कि इसको आप JSON फॉर्मेट के अंदर अलग से किसी कंपोनेंट के अंदर या आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर या एरे के अंदर इस डाटा को स्टोर करवा सकते हो, तो सेम इस डाटा को हम यहाँ पे नीचे स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट लगा दूंगा, इसको मैं दूंगा यहाँ पे सर्विसेज डाटा, और इसके अंदर सबसे पहले इसकी जो इमेजेस हैं उनको इंपोर्ट करूँगा। तो इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट icon1 और फ्रॉम, और जो हमारे पास फोल्डर है ////अबाउट, और इसके बाद अगेन एसेट्स का फोल्डर, और एसेट्स के अंदर फिर इमेजेस, और इमेजेस के अंदर मेरे पास है icon1.svg। ये मेरे पास आइकन जो हमारे फोल्डर के अंदर मौजूद है, तो इसी को मैं 4 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लूँगा। सेकंड आइकन का हमारे पास नाम है 2, फिर 3, फिर 4, और यहाँ पे इसके सेम इस तरह से नाम है, ये भी आपको मैं चेक भी करवाता हूँ। और फिर यहाँ पे 3, और फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया 4। अगर आपको मैं यहाँ पे फोल्डर दिखाऊँ ना, ये एसेट के अंदर इमेजेस के अंदर ये आपको icon1, icon2, icon3, icon4 नज़र आ रहे हैं। अब ये मैंने इन इंपोर्ट्स के अंदर इसको इंपोर्ट कर लिया। फिर यहाँ मैं कॉन्स्टेंट लूँगा, उसको मैं नाम दे दूँगा आइकन डाटा या सर्विसेज डाटा। तो मैं इसको दे देता हूँ सर्विस डाटा, और यहाँ पे लूँगा एरे के अंदर यहाँ पे अगेन मैं ऑब्जेक्ट, इसके अंदर सबसे पहले आइकन कौन सा है, इसके लिए आइकन 1, यहाँ पे आइकन, इसको मैं नाम दूंगा की आइकन, और यहाँ पे आइकन 1, ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे इसको मैं सेकंड दूंगा इसका टाइटल। तो टाइटल मेरे पास है UI एंड UX डिज़ाइन, तो मैं इसको लिखूँगा UI/UX डिज़ाइन, और फिर इसके अंदर मुझे लॉरम इप्सन टेक्स्ट डालना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक की दूंगा टेक्स्ट के नाम से, और इसके अंदर जो इसका टेक्स्ट है वो लिख दूंगा। टेक्स्ट कौन सा है, ये वाला। इसको यहाँ से कॉपी करूँगा इस टेक्स्ट को, और यहाँ पे इसको मैं लगा दूंगा, ठीक होगा। अब एक जो सर्विस है उसका डाटा हमारे पास आ गया। फिर इसको कॉमन लगाओ, इसको कॉपी करके 4 दफ़ा पेस्ट कर दो, 2, 3 और 4। अब दूसरे के अंदर हमारे पास जो टेक्स्ट है वो है वेब डिज़ाइन।
तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये फर्स्ट वाला आ गया और ये सेकंड वाले के अंदर इसको मैं पेस्ट कर दूँगा वेब डिज़ाइन। थर्ड के अंदर मेरे पास है यहाँ पे ऐप डिज़ाइन, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और थर्ड के अंदर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ ऐप डिज़ाइन को। फिर उसके बाद मेरे पास आ रहा है ये ग्राफिक डिज़ाइन, तो इस ग्राफिक डिज़ाइन को कॉपी करता हूँ और इसको मैं नीचे ला के इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ये ग्राफिक डिज़ाइन भी इसके अंदर आ गया। अब इसका आइकन यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 4 और यहाँ पे इसका 3 और जो सेकंड वाला इसका आइकन मैं यहाँ पे कर दूँगा 2। पहले को हमने ऑलरेडी आइकन जो 1 ने उसको लगाया हुआ है। ठीक हो गया। अब ये हमारा डाटा इसके अंदर स्टोर हो गया। अब अगेन आप यहाँ पे ऊपर आओ और जिस तरह से आप पहले अपने कंपोनेंट लगाते हो उस तरह से आप कंपोनेंट लगाओ। अब ये नीचे आपका सारा डाटा मौजूद है। इसको आप अलग से किसी फाइल के अंदर भी रख सकते हो, लेकिन मैं तो अमूमन इस तरह से करता हूँ, जो थोड़ा सा डाटा हो उसको उसी फाइल के अंदर लिख लेता हूँ। कांस्टेंट और कांस्टेंट को बना दूंगा सर्विसेज या सर्विस जो भी आप रखना चाहो और यहाँ पे, और इसके अंदर मैं सबसे पहले करूँगा रिटर्न। जिस तरह से हम कोई भी कंपोनेंट लगाते हैं इसके अंदर हम सेक्शन का टैग, और सेक्शन के टैग को हम क्लास लगा देंगे कंटेनर पहली और दूसरी में लगा दूंगा सर्विसेज। ठीक हो गया। और इसके अंदर एक और डिव लेंगे जिसको मैं नाम दूंगा हेडिंग के नाम से, जिसके अंदर एक हमारे पास होगा H3 का टैग जिसके अंदर हमने लिखना है सर्विसेज, और फिर हमारे पास होगा P का टैग जिसके अंदर हमने अपना पैराग्राफ लिखना है, ये वाला पैराग्राफ। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। और ये हमारे पास हेडिंग की स्पेलिंग नहीं ठीक, हेडिंग हो गया। अब इसके नीचे हमने अपना जो डाटा वो देना है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं डिव लूँगा जिसको मैं नाम दूंगा सर्विसेज अंडरस्कोर लिस्ट, और यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट्स के अंदर जो मेरे पास सर्विसेज डाटा आ रहा है उसको लिखूँ, उसको मैप करूँगा डॉट मैप के बाद यहाँ पे इसको दूंगा मैं आइटम, जो इसके अंदर एलिमेंट है उसको आइटम दिया, और यहाँ पे इससे बाहर आ जाऊँगा और यहाँ पे इक्वल का साइन, फिर जिस तरह से आप एरो फंक्शन लगाते हो। अब जब भी आपने डाटा को मैप करना होता है यहाँ पे आप करली ब्रैकेट्स नहीं, आप छोटे ब्रैकेट जिससे आप पेरेंथेसिस बोलते हो उसका इस्तेमाल करते हो, और फिर इसके अंदर आप अपना कंपोनेंट लगाओगे। यहाँ पे डिव और डिव लगाया और डिव कर दिया क्लोज यहाँ पे, और इसके अंदर आप सबसे पहले इसको एक क्लास लगाओगे। इसको हम क्लास लगा देंगे आइटम, क्लास नेम आइटम, और इसके नीचे हम एक लेंगे स्पैन का टैग जिसके अंदर हमने अपना आइकन लगाना है। तो यहाँ पे स्पैन के अंदर लेंगे IMG का टैग, और IMG को हम दे देंगे इसके SRC के अंदर आइटम डॉट आइकन। ठीक हो गया। और ये जो स्पैन है ना इसको हम क्लास लगा देंगे आइकन की, क्लास नेम और आइकन। ठीक हो गया। यहाँ पे आइकन हो गया। अब इसके नीचे मुझे चाहिए एक H4 का टैग, H4 किया, H4 के अंदर आइटम डॉट टाइटल। फिर इसके नीचे मुझे चाहिए P का टैग, यहाँ पे P को सिलेक्ट किया और P के अंदर फिर अगेन करली ब्रैकेट्स और इमेज का आइटम का टेक्स्ट। अब सेव करके इसको मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दूंगा, इस सर्विसेज को यहाँ पे कर दूंगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और इसका नाम सर्विसेज, और इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे app.jsx के अंदर, और यहाँ पे लिखूंगा सर्विसेज, यहाँ पे सर्विसेज इसको इंपोर्ट किया। इसको यहाँ से मैं करूँगा काट करने के बाद यहाँ पे इसको हम लगा देंगे सर्विसेज। ठीक हो गया। और अब अगर इसको मैं चेक करूँगा तो ये मेरे पास नीचे इसकी सर्विसेज आ गई, और जो मैंने आइकन वहाँ पे लगाए थे वो सारे मेरे पास नीचे इंपोर्ट हो गए, और साथ में मेरे पास मैप भी हो गए। अब इसको स्टाइल करना है, तो स्टाइल करने के लिए इसकी जो पेरेंट मेरे पास है ना ये डिव सर्विस की, ये सर्विस इसको कॉपी करूँगा, और इसके ऊपर ये जो मैंने फाइल क्रिएट की थी services.style.css इसको भी यहाँ पे लिंक कर लूँगा। उसके यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट और डॉट यहाँ पे सर्विसेज डॉट स्टाइल्स डॉट CSS। ठीक हो गया। अब इसके अंदर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा सर्विसेज को, और इसको मैं दूँगा इसके अंदर जो हेडिंग है उसको सिलेक्ट कर लूँगा डॉट हेडिंग, और हेडिंग का दूंगा मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर, ताकि इसकी जो हेडिंग है और वो मेरे पास सेंटर में आ जाएगा। फिर इसके बाद ये मेरे पास एक डिवाइस सर्विसेज लिस्ट, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसको लगा दूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स लगाऊंगा, तो ये सारी एलिमेंट्स मेरे पास हॉरिजॉन्टली आ जाएंगे। फिर मार्जिन टॉप इसको मैं लगा दूँगा 8 REM। फिर इसके बाद मैं लगाऊंगा इसको गैप, तो गैप इसको मैं लगा दूंगा 20 पिक्सल, या इसको आप 2 REM लगा दो तब भी ठीक है।
फेस सर्विसेज वाला आइटम है, इसके अंदर मेरे पास एक डिव है आइटम, और इसको मैं लगा दूंगा बैकग्राउंड कलर इसको मैं लगा दूंगा ये F1 और F1। थोड़ा मेरे पास एक लाइट सा बन जाएगा वाइट यहाँ पे, और साथ में उसको हम पैडिंग लगा देंगे 2 rem, ताकि इसका टेक्स्ट थोड़ा सा हमारे पास पैडिंग आ जाए। फिर इसके अंदर H4 का टैग उसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लगा दूंगा H4, और H4 के अंदर दूंगा इसको मार्जिन इसको दूंगा मैं यहाँ पे टॉप से 2 rem, साथ में उसको लगा दूंगा फॉन्ट साइज 2.2 rem। फिर इसके बाद इसके अंदर जो पी का टैग है उसको सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे मैं डॉट सर्विसेज, और सर्विसेज के अंदर जो पी का टैग है उसको मैं लगा दूंगा फॉन्ट साइज 1.6 rem। और अब अगर इसको मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो मेरे पास सर्विसेज वाला आइकन जो है वो स्टाइल हो गया। अब इसके अंदर हमने ये सर्विसेज वाला सेक्शन भी स्टाइल कर लिया। अब सर्विसेज वाले सेक्शन के बाद हमारे पास आता है इसका ये जो माई प्रोजेक्ट वाला सेक्शन है, इसके अंदर हम ये प्रोजेक्ट भी सीखेंगे, और साथ में ये हमारे पास फिल्टर नेविगेशन बार है, इसको भी सीखेंगे। अब हम इसकी फ़िल्टर गैलरी बनाएंगे। दोस्तों फ़िल्टर गैलरी देखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा आसान है। जस्ट इसके अंदर आपने 2-3 कंसेप्ट का ख्याल रखना होता है, उसके बाद ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। सबसे पहले फ़िल्टर गैलरी के अंदर जो डाटा आ रहा है ना, वो डाटा आपके पास एक अलग फाइल के अंदर होना चाहिए। अगर आप जावास के अंदर काम करते हो तो आपके लिए ऑप्शन होता है जेसन फॉर्मेट, उसके अंदर आप इसको रख लो। अगर आप एक डिव के अंदर लगा के उस डिव को कॉपी पेस्ट करोगे, जिस तरह से हम HTML CSS के अंदर काम करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाना है। जब आप फुल स्टैक एप्लीकेशंस बनाते हो ना, तो ये वाला सारा डाटा आपका बैकएंड से आ रहा होता है, तो इसलिए तब आपको मुश्किल नहीं होती। लेकिन जब आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम कर रहे होते हो, तब आपको बनाना पड़ता है, तब आपके लिए मुश्किल होती है। तो सबसे पहले इसके अंदर जितना भी डाटा है उसको हम अलग से एक जेसन फॉर्मेट के अंदर स्टोर करेंगे, फिर उसके बाद इसको हम मैप करके ये फ़िल्टर गैलरी बना लेंगे। और बहुत ही आसान है, जस्ट आपने थोड़ी सी तवज्जो करनी है और आपको एक एक चीज़ की समझ आ जाएगी। सबसे पहले इसका हम डाटा अलग फाइल के अंदर रखते हैं। तो अब हमने पोर्टफोलियो सेक्शन बनाना है, तो इसके लिए हम अलग से एक फ़ोल्डर लेंगे पोर्टफोलियो नाम के साथ। ये हमारे पास कंपोनेंट वाला फोल्डर, इसके अंदर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, उसको हम नाम दे देंगे पोर्टफोलियो। यहाँ पर रखेंगे पोर्टफोलियो, और इसके अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम दे देंगे पोर्टफोलियो डाटा या गैलरी डाटा, आप जो भी दे दो। पोर्टफोलियो डाटा या आप इसको वैसे रख दो .data.jsx, और इसके अंदर आप एक और कंपोनेंट क्रिएट करोगे पोर्टफोलियो का। अब यहाँ लिखोगे पोर्टफोलियो .component.jsx, और इसके अंदर आप एक फाइल भी क्रिएट करोगे जिसको आप नाम दोगे portfolio.styles.css। तो ये आपकी CSS की फाइल भी इसके अंदर बन गई, आपका डाटा वाली फाइल भी बन गई, और कंपोनेंट वाली फाइल भी बन गई। अब इसके अंदर सबसे पहले आप डाटा लिखोगे, तो डाटा मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसको जस्ट आपने समझना है। अब इसके अंदर जितने भी आपके मतलब गैलरी आइटम्स हैं, जिस तरह से आपके वेब के लिए 3 है, अगर आपको ये मैं दिखाऊँ ना, वेब के लिए आपके 3 आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे 3 इमेजेस को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ये फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, ये डाटा वाली, आप इसको एक दफ़ा देख सकते हो, बहुत ही ईजी सी है। तो इसके अंदर आपके पास इमेजेस सारी अलग से यहाँ पे मौजूद हैं, वेब 1, वेब 2, वेब 3, और ग्राफिक के लिए आपके पास ग्राफिक 1, ग्राफिक 2, इसके बाद UI के लिए UI 1, UI 2, और ऐप के लिए ऐप 1 और ऐप 2। फिर इसको हमने इस फॉर्मेट के अंदर स्टोर किया हुआ है एक एरे के अंदर। ये हमने इसके अंदर फॉर्मेट लिया है जिसको हमने ID1 कैटेगरी इसके अंदर लगाई हुई है। अब इसको हमने जो फ़िल्टर करना है ना, वो फ़िल्टर करना है इसकी कैटेगरी की बेस पे। तो यहाँ पे आपने इसकी कैटेगरी का ख्याल रखना है, कैटेगरी UI UX, कैटेगरी फिर UI UX, फिर इसकी कैटेगरी आ रही है वेब डिज़ाइन, फिर इसकी कैटेगरी आ रही है वेब डिज़ाइन, क्योंकि हमारे पास वेब डिज़ाइन की 2 आइटम्स हैं, और सॉरी 3 है, तो ये तीसरी भी आ गई। उसके बाद ऐप डिज़ाइन के हमारे पास 3 हैं, सॉरी उसकी 2 हैं, तो ऐप डिज़ाइन और ऐप डिज़ाइन, ठीक हो गया। फिर ग्राफिक की हमारे पास 2 हैं, तो सेम इस तरह से कैटेगरी हमने इसको दे दी। अब इसके अंदर जो यूनिक चीज़ होनी है ना इनकी, वो होती है ID और कैटेगरी। जितनी आइटम मुझे चाहिए ग्राफिक डिज़ाइन के लिए, तो उनको मैं ग्राफिक डिज़ाइन की कैटेगरी दूंगा, उसका टाइटल दूंगा, और उसके अंदर जो इमेज है उसको स्टोर करवा दूंगा। अब ग्राफिक के लिए ग्राफिक 2 और ऐप के लिए ऐप 2, इस तरह से मैंने इमेजेस को इसके अंदर स्टोर करवा दिया, और सेम इस तरह से मैंने जो इसकी कैटेगरी उसका नाम रख दिया। अब ये ऊपर जितना भी चीज़ें हैं, ये सारी आपकी इमेजेस हैं,
जिनको हमने इन नेम के साथ स्टोर किया हुआ है और यहाँ पे हमने इसको कॉल किया हुआ है। ठीक हो गया। अब ये आपका पोर्टफोलियो डाटा है और लास्ट में हमने इसको एक्सपोर्ट कर लिया, एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो डाटा इस वेरिएबल नाम के साथ। फिर आपने आ जाना है पोर्टफोलियो डॉट कंपोनेंट के अंदर और यहाँ पे आप लिखोगे अपना, जिस तरह से आप कोई भी कंपोनेंट लगाते हो पोर्टफोलियो के लिए या जिस तरह से आप कंपोनेंट लगाते हो उसकी तरह आप कंपोनेंट लगाओगे। पोर्टफोलियो और यहाँ पे इसको हम इक्वल करेंगे और इसके अंदर हम लगाएंगे रिटर्न और रिटर्न के अंदर हम अपना जो डाटा वो देंगे। अब इसके रिटर्न के अंदर आप एक सेक्शन लोगे और सेक्शन को आपने क्लास लगा देनी है एक कंटेनर और दूसरी आपने क्लास लगा देनी है पोर्टफोलियो। ठीक होगा। ये इसके अंदर 2 क्लासें लग गई। फिर एक आप लोगे हेडिंग और हेडिंग के अंदर आप लोगे H3 का टैग और H3 को आप दोगे माई प्रोजेक्ट्स और माई प्रोजेक्ट्स के नीचे आप एक लोगे P का टैग जिसके अंदर आप अपना पैराग्राफ लिखोगे। तो यहाँ पे हम इस पैराग्राफ को करेंगे कॉपी करने के बाद हम इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा पैराग्राफ भी लग गया। उसके बाद जो हमने कंपोनेंट वाला फोल्डर बनाया था ये वाला, इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे इस कंपोनेंट वाली फाइल के अंदर। यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट और इंपोर्ट के बाद आपने लिखना है पोर्टफोलियो डाटा, यहाँ पे पोर्टफोलियो डाटा। अब पोर्टफोलियो डाटा को हमने यहाँ पे लिंक कर दिया। अब इसे जो पोर्टफोलियो वाला डाटा ना इसको आप यहाँ पे नीचे एक जो स्टेट है उसके अंदर स्टोर करवा दो। पहले आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट लोगे जिसको आपने नाम दे दिया एक्टिव फिल्टर और सेट एक्टिव फिल्टर। यहाँ पे आप दोगे एक्टिव फिल्टर और फिर आप इसको कर दोगे सेट एक्टिव फिल्टर और इसका आप इक्वल करोगे यहाँ पे और इसके अंदर आप यूज स्टेट। बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो सेट होगा ना वो होगा हमारे पास आल। बाय डिफ़ॉल्ट उसका हमारे पास फिल्टर सेट होगा आल और फिर यहाँ पे कॉलम कॉन्स्टेंट लेंगे और इसका हम नाम देंगे फिल्टर आइटम्स या फिल्टर्ड आइटम्स, जो भी आप देना चाहो, फिल्टर्ड आइटम्स। और फिर सेकंड आप इसको दोगे सेट फिल्टर्ड आइटम्स। ठीक हो गया। और इसका आप इक्वल कर दोगे यूज स्टेट के और यूज स्टेट के अंदर आप इसका जो पोर्टफोलियो डाटा है ऊपर वाला इसके अंदर पास कर दोगे। अब यहाँ पे आप इसको अच्छे से देख लो। एक आपने कॉन्स्टेंट ली उसको एक्टिव फिल्टर, फिर सेट एक्टिव फिल्टर, फिर कॉन्स्टेंट लिया आपका फिल्टर आइटम और सेट फिल्टर आइटम्स। ये आपकी जो आइटम्स है वो इसके अंदर स्टोर होगी। फिर उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे आप एक कॉन्स्टेंट लो जिसको आप नाम दोगे हैंडल फिल्टर और हैंडल फिल्टर को आप इक्वल कर दो इस तरह से एरो फंक्शन लगाओ इसके अंदर और आप इसको कर दो करली ब्रैकेट। जिस तरह से आप एरो फंक्शन लगाते हो इसके अंदर आप पैरामीटर पास कर दो कैटेगरी और यहाँ पे आप इसको डिफाइन कर दो। फिर आप यहाँ पे सेट एक्टिव फिल्टर और सेट एक्टिव फिल्टर के अंदर आप जो कैटेगरी है उसको पास कर दो। यहाँ पे हम कैटेगरी को पास कर देंगे और यहाँ पे हम कैटेगरी, वैसे मेरे पास प्लगइन की वो आ रही है कि आप इसको ऑटो कंप्लीट कर दो, लेकिन मैं उसको ऑटो कंप्लीट नहीं कर रहा। मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा, सेट एक्टिव फिल्टर। अब इसका ये एक्टिव फिल्टर सेट हो गया। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे कंडीशन इफ़ कैटेगरी इज इक्वल टू आल। अगर वो आल के इक्वल होती है देन क्या करो, देन आपके पास इसकी जो कैटेगरी जिसके ऊपर क्लिक होगा ना उसको ये सेट कर देगा। हम यहाँ पे करेंगे सेट फिल्टर आइटम्स और सेट फिल्टर आइटम के ऊपर आप पास कर दो यहाँ पे पोर्टफोलियो आइटम्स को, पोर्टफोलियो डाटा को यहाँ पे कि बाय डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर जो कैटेगरी है वो सेट हो आल के, यहाँ पे आल के। और जब वो क्लिक करेगा, क्योंकि ये जो हैंडल फिल्टर है ना इसको हमने ऑन क्लिक के ऊपर लगाना है, जब इसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसके ऊपर ये फंक्शन चेंज करेगा, मतलब उसके अंदर जो कैटेगरी होगी ना उसको इसके अंदर पास कर देगा। इफ़ कैटेगरी इज इक्वल टू आल, अगर वो आल के ऊपर क्लिक करता है तो सेट फिल्टर के अंदर जितना भी ये वाला डाटा ये सारा आ जाएगा। एल्स अगर इसके ऊपर नहीं करता देन क्या करो, देन क्या करेगा, देन कांस्टेंट एक लगाओगे और जो आपने ऊपर फिल्टर आइटम दी थी ना हम उसको यहाँ पे फिल्टर करेंगे। फिल्टर यहाँ पे हम करेंगे डाटा, एक वेरिएबल लेंगे और इसका हम करेंगे पोर्टफोलियो आइटम्स, पोर्टफोलियो डाटा डॉट फिल्टर और फिल्टर के अंदर हम पास कर देंगे एटम और एटम के अंदर हम एटम की जो कैटेगरी है जो हमने उसके ऊपर कैटेगरी लगाई हुई है इसके अंदर, या अगर आप डाटा देखो ना तो इसके अंदर हमने ये कैटेगरी लगाई हुई है, इस कैटेगरी को काउंट करेगा। पोर्टफोलियो डॉट फिल्टर आइटम, जो भी आइटम आ रही है उस आइटम की जो भी कैटेगरी है उसको फिल्टर करो इस कैटेगरी के, मतलब जिस कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेगा वो वाली इसके ऊपर मतलब फिल्टर हो जाएगी। और इसको हमने कांस्टेंट के अंदर स्टोर करवा दिया, कांस्टेंट फिल्टर डाटा। अब ये जो फिल्टर डाटा ना इसको हम पास कर देंगे सेट फिल्टर के अंदर।
ये जो आपने सेट फिल्टर आइटम ऊपर रखा हुआ है ना, इसको हम इसके अंदर पास कर देंगे। यहाँ हम करेंगे सेट फिल्टर आइटम्स, और सेट फिल्टर आइटम के अंदर हम इसको पास कर देंगे फिल्टर डाटा को। ठीक हो गया। अब ये जो आपका आ रहा है ना हैंडल फिल्टर, इसको हमने लगा देना है अपने यहाँ पे किसी बटन के ऊपर। उसके लिए हम यहाँ पे एक और चीज़ लगाएंगे कि हमारा जितना भी डाटा है ना, उसको हम एक मतलब एरे के अंदर लेंगे, इसके जितने भी मेन्यूज़ हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और डिव लेंगे, जिसको हम क्लास लगा देंगे फिल्टर नैव। इसके अंदर आप दो लेंगे, एक हम लेंगे फिल्टर नैव जिसके अंदर आपकी नेविगेशन लगी होगी, और दूसरे के अंदर आपकी होगी फिल्टर आइटम जिसके अंदर आपकी आइटम्स सारी डिस्प्ले हो रही होंगी। तो इसके ऊपर आप यहाँ पे लगाओगे एक डिव, और उस डिव के ऊपर आपने लगा देनी है की। यहाँ पे हम की, और की इसको हम सेट करेंगे कैटेगरी, बल्कि उससे पहले हमने इसके ऊपर एक लगाना है, मतलब डाटा को मैप करना है। तो मैप करने के लिए हम करली ब्रैकेट्स के अंदर फिर एरे लेंगे, एरे के अंदर हम पास करेंगे आल, फिर हम इसके अंदर सेकंड कैटेगरी पास करेंगे इसकी UI एंड UX, जो कैटेगरीज हमने यहाँ पे लगाई हुई हैं। अगर आपको ये दिखाऊं तो ये मेरे पास ऐप डिज़ाइन और जितनी भी कैटेगरीज हैं इन सबको यहाँ से कॉपी करूँगा ताकि इनके स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अगर आप इसका एक स्पेस भी डाल दोगे ना तो वो आपकी सही से काउंट नहीं होगी। फिर आपका UI UX और सेकंड आपके पास आएगा वेब डिज़ाइन, तो वो वाली भी जिस तरह से मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिखी हुई है ना, सेम उसी को मैं एज इट इज़ कॉपी करूँगा और इसके अंदर मैं पास कर दूँगा। इसके अंदर पास कर दिया, और फिर थर्ड इसके अंदर मैं पास कर दूँगा जो मेरे पास है ऐप डिज़ाइन के लिए। तो सेम यहाँ पे नीचे आऊँगा और ये ऐप डिज़ाइन को कॉपी करूँगा और इसके अंदर ऐप डिज़ाइन को भी पास कर दूँगा। फिर इसके बाद मेरे पास मौजूद है इसकी ग्राफिक डिज़ाइन की, तो सेम उस तरह से मैं नीचे ग्राफिक डिज़ाइन वाले को कॉपी करूँगा और इसको कॉपी करके भी मैं इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। तो ये सारी इसके अंदर पेस्ट होगी। अब मैंने क्या करना है कि उनको फ़िल्टर करना है, तो इसको मैं करूँगा मैप। तो यहाँ पे इससे एरे के बाहर आऊँगा और यहाँ पे लगाऊँगा डॉट मैप। मैप के बाद आप इसको दोगे यहाँ पे पेरेंथेसिस। जब भी आपने मैप इस्तेमाल करना होता है इसके अंदर आप पेरेंथेसिस इस्तेमाल करते हो, और इसको आप देते हो यहाँ पे नाम। इसको मैं नाम दूंगा कैटेगरी, क्योंकि उसको हम बाई कैटेगरी फ़िल्टर कर रहे हैं। इसको आप यहाँ पे नाम चेंज भी कर सकते हो, लेकिन हमने इसको कैटेगरी ही रखना है। फिर इसके बाद जिस तरह से आप एरो फंक्शन लगाते हो उस तरह से इक्वल का साइन, और फिर आप लगाओगे इसको राइट एंगल लगाने के बाद फिर आप लगाओगे इसको इस तरह से पेरेंथेसिस लगाने के बाद एक आप इसको अगेन लगाओगे डिव लगाओगे यहाँ पे, और डिव को कर देंगे क्लोज। अब इस डिव के अंदर आपके सारे बटन्स आएंगे। तो सबसे पहले इसको आप लगाओगे की हम इसको लगा देंगे कैटेगरी, क्योंकि हर कैटेगरी डिफरेंट है, और कैटेगरी इसके ऊपर लगा दी। अब ये वाली कैटेगरी इसके ऊपर लगेगी, ये ऊपर वाली कैटेगरी के साथ इसका कोई तल्लक नहीं। ये वाली जो कैटेगरी है और इस कैटेगरी के अंदर आपकी ये सारे आइटम्स मौजूद हैं, और इसकी हम जो वैल्यू है उसको भी लिख देंगे कैटेगरी। यहाँ पे कैटेगरी लिखेंगे। अब ये जो की है ना, इसके साथ मैं एक लगाऊंगा क्लास नेम, कि इसका जो क्लास नेम वो कौन सा हो। तो इसके लिए भी यहाँ पे लूँगा करली ब्रैकेट्स के बाद यहाँ पे इसके मैं हटा दूंगा ये ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट। फिर यहाँ पे इसके अंदर लूँगा ये इस बैकटिक्स के अंदर हम लिखेंगे फिल्टर अंडरस्कोर ऑप्शन। मेरे पास एक क्लास हो मतलब होगी फिल्टर ऑप्शन के नाम से। अगर वो मेरे पास अप्लाई ना हो तो फिर क्या करो, एक्टिव फिल्टर आइटम्स को सेट कर दो, एक्टिव फिल्टर आइटम्स। और एक्टिव फिल्टर आइटम्स को हम इक्वल कर देंगे कैटेगरी के, जो हमारे पास मतलब कैटेगरी लगी हुई क्लास उसके। अगर वो ना हमारे पास अप्लाई हो फिर इसके अंदर क्लास हो जाएगी एक्टिव, इसके ऊपर एक्टिव क्लास लग जाएगी यहाँ पे एक्टिव। और अगर ये भी मेरे पास ना हो तो फिर इसके ऊपर क्लास कोई भी नहीं होगी। ये इस तरह से फिर मेरे पास खाली हो जाएगा और ये करली ब्रैकेट इसके क्लोज हो जाएंगी। तो इस तरह से आपका एक्टिव फिल्टर काम करेगा, और ये ब्रैकेट आप इसकी यहाँ से हटा दोगे। अब इसकी मदद से आपकी जो नेविगेशन बार है वो फिल्टर होगी, मतलब जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे उसके ऊपर एक्टिव क्लास अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि उसका हमने स्टाइल भी चेंज करना है। तो इस तरह से फिर इसके ऊपर ये आपकी जो क्लासेज हैं वो लाग जाएंगी। ठीक हो गया। अब ये जो आपने यहाँ पे फिल्टर नैव लगाया हुआ है इसके नीचे एक आप डिव लोगे और इसको आपने क्लास लगा देनी है फिल्टर अंडरस्कोर रिजल्ट यहाँ पे। और फिल्टर रिजल्ट के अंदर आप लोगे ऊपर जो फिल्टर आइटम्स उसको आप फिल्टर करोगे। यहाँ पे फिल्टर आइटम्स डॉट मैप, इसको आप मैप करो। मैप करने के बाद इसके अंदर आप डाटा दो आइटम का आइटम, और यहाँ पे आप अगेन यूज़ करोगे पेरेंथेसिस। और इसके अंदर भी आप अपने डाटा को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे एक मतलब डिव लोगे, क्योंकि हमने डाटा को डिस्प्ले भी तो करवाना है। तो हम यहाँ पे एक डिव को क्लोज कर देंगे डिव। और इसके अंदर अभी जो मेरे पास हेडिंग है ना उसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक स्पैन का टैग लूँगा और स्पैन के अंदर मैं प्रिंट करवा दूँगा आइटम की कैटेगरी, आइटम डॉट कैटेगरी। और अब इस जो मेरे पास है ना ये
कंपोनेंट इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट इसको करूँगा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के बाद इसका नाम रख दूँगा पोर्टफोलियो, और इस पोर्टफोलियो को मैं ऐप के अंदर लगाऊंगा app.jsx, और यहाँ पे इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा पोर्टफोलियो। ऊपर पहले इंपोर्ट करेंगे इसको पोर्टफोलियो, और यहाँ पे इसको यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद हम यहाँ पे इसको लगा देंगे पोर्टफोलियो, सेव करेंगे और अब इसको चेक करेंगे तो ये मेरे पास बटन भी आ रहे हैं, ऑल UI UX, और नीचे मेरे पास सारी कैटेगरीज भी आ रही हैं। और अब अगर इसके ऊपर मैं करता हूँ, आपको जूम करके दिखाता हूँ, अगर मैं ग्राफिक ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, अच्छा इसके ऊपर ये भी वर्क नहीं कर रहा क्योंकि इसके ऊपर हमने ऑन क्लिक भी लगाना है। ये मेरे पास है ना, ये वाला सर्विसेज और ये पोर्टफोलियो डाटा, सॉरी पोर्टफोलियो डाटा नहीं, पोर्टफोलियो कंपोनेंट, ये वाला जो आपने डिव लगाई है ना, ये वाली, इसके ऊपर हमने ऑन क्लिक इवेंट भी लगाना है कि जब इसके ऊपर क्लिक करें तो इसके ऊपर स्टाइलिंग, मतलब इसके ऊपर एक फंक्शन चल जाए जो हमने ऊपर लगाया फिल्टर वाला। तो इसके ऊपर यहाँ पर लगाएंगे ऑन क्लिक, जब इसके ऊपर ऑन क्लिक फंक्शन अप्लाई हो तो जो हमने ऊपर हैंडल फिल्टर लगाया था ना फंक्शन, इसके ऊपर हम पास कर देंगे और इसके अंदर हम कैटेगरी को पास कर देंगे। अब सेव करेंगे। अब अगर हम किसी के ऊपर हम क्लिक करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास ऑल सेलेक्ट होंगे, तो अभी मेरे पास कहीं ना कहीं एरर आ रहा है, तो लेट मी चेक कि कहाँ पे एरर आ रहा है। तो कंसोल के अंदर मेरे पास एरर आ रहा है, यहाँ पे की प्रॉप्स और यहाँ पे शुड ईच हैव शुड यूनिक की, तो इसकी की तो मेरे पास यूनिक ही है, और सेव करते हैं। अच्छा इस तरह से आपने जब भी इसके ऊपर ऑन क्लिक के ऊपर लगाते हैं तो फंक्शन आप इस तरह से लगाते हैं कि करली ब्रैकेट्स, फिर इसके बाद आप यहाँ पे लगाते हो छोटी ब्रैकेट, फिर यहाँ पे इक्वल का साइन, जिस तरह से आप एरो फंक्शन लगाते हैं ना उस तरह से आप इसके ऊपर लगाना होता है। हैंडल फिल्टर आप सेव करेंगे, तो अब इसके ऊपर हम लगाएंगे तो हमारे पास सही से वर्क करेगा। अब ये मैंने जूम किया इसलिए आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। अब ग्राफिक के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरे पास नीचे ग्राफिक वाले अप्लाई आ रहे हैं। UI UX के ऊपर क्लिक करते हैं तो नीचे UI और UX वाली आइटम है वो मेरे पास डिस्प्ले हो रही हैं। ठीक हो गया। अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसके जो प्रॉपर इमेजेस वगैरह और वो सारा कंटेंट भी चाहिए, तो इसको मैं स्टाइल करूँगा। तो पहले इसके नीचे जो इमेजेस वगैरह उन सबको भी मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक डिव जो ये वाली ली हुई है ना, इसको लगाऊंगा की, और की को मैं लगा दूंगा item.id, जो इसके ऊपर हमने ID पास की हुई है, फिर क्लास, और क्लासेस के ऊपर हम लगा देंगे फिल्टर आइटम, फिल्टर अंडरस्कोर आइटम यहाँ पे। और यहाँ पे हम एक और डिव लेंगे जिसके अंदर हमने इमेज रखनी है, तो यहाँ पे डिव, और इसका हम क्लास लगा देंगे img, मतलब इसके अंदर इमेज, और इमेज के अंदर हम लेंगे img का टैग, और इसके src के अंदर हम इमेज को पास कर देंगे यहाँ पे item.image, उसको पास कर दिया। और फिर इसके बाद ये कैटेगरी नीचे हम H4 के टैग के अंदर टाइटल प्रिंट करवाएंगे, तो आइटम, यहाँ पे हम item.title, फिर इसके नीचे हम, बल्कि यहाँ तक ही है। तो अब इसको चेक करते हैं तो मेरे पास नीचे इमेजेस भी प्रिंट होनी चाहिए, हम रीलोड करते हैं। तो क्योंकि हमारे इमेजेस ज़्यादा हैवी हैं थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लगेगा, और जब साथ में नेट कनेक्ट होता है तब थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम ले लेती हैं। तो ये मेरे पास सारी हेडिंग वगैरह प्रिंट हो रही है, इमेज भी साथ में प्रिंट हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये मेरे पास इमेजेस आ रही हैं लेकिन इमेजेस का भी साइज़ बहुत ज़्यादा है। तो अब इसको हम यहाँ पे स्टाइल करते हैं। तो इसको स्टाइल करना बिल्कुल सिंपल सा है। हम यहाँ पे आएंगे अपने CSS फाइल के अंदर जो हमने इसके अंदर क्रिएट की थी, ये पोर्टफोलियो स्टाइल वाली। तो पहले इसको हम लिंक कर लेंगे पोर्टफोलियो कंपोनेंट के साथ। तो यहाँ पे ऊपर आएंगे और इसको हम यहाँ पे लिंक कर लेंगे, इंपोर्ट, और यहाँ पे ./portfolio डॉट यहाँ पे styles डॉट CSS, और ये जो पोर्टफोलियो डॉट स्टाइल डॉट CSS है इसके ऊपर मैं पहले चेक करूँगा ये मेरे पास वर्क कर भी रही है कि नहीं। तो यहाँ पे इसकी लिंकिंग भी आप चेक करिए। मैं एज ए बिगिनर जो होते हैं ना उन्हें नहीं पता चलता, तो उनको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। सेव किया और अब देखेंगे तो इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। इसका मतलब है कि ये फाइल हमारे पास अच्छे से लिंक होगी। अब इस पोर्टफोलियो आइटम के अंदर जो इसकी पेरेंट डिव है हम यहाँ से स्टाइल करेंगे इसको, पोर्टफोलियो को इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करेंगे डॉट पोर्टफोलियो वाला सेक्शन, और इसके अंदर जो हेडिंग वाली है उसको सिलेक्ट किया, और जस्ट इसको हमने लगा देना टेक्स्ट लाइन सेंटर, ताकि इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो मेरे पास सेंटर में आ जाए। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसकी जो ये वाली क्लास है फिल्टर ने, आप इसको कॉपी करो और इसके ऊपर भी आपने सेम इस तरह से लगाना है
टेक्स्ट लाइन सेंटर भी, और साथ में आप इसको लगाना डिस्प्ले फ्लैक्स भी, ताकि जो इसके बटन्स हैं वो हमारे पास एज अ फ्लैक्स बॉक्स शो हो। सेव करेंगे और आप इसको चेक करेंगे तो इसके ऊपर आएंगे हम यहाँ पे, तुम्हारे बटन भी यहाँ पे हमारे पास एज अ फ्लैक्स आ रहे हैं यहाँ पे। अब इनको थोड़ा सा और स्टाइल करेंगे। फिल्टर नैब को यहाँ से मार्जिन लगाएंगे, टॉप से मार्जिन टॉप इसको हम लगा देंगे 5 REM, ताकि टॉप से हमारे पास थोड़ा सा स्पेस बन जाए। फिर हम इसको यहाँ पे लगाएंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि इसका सारा कंटेंट हमारे पास सेंटर में हो। और गैप इसको हम लगा देंगे 3 REM, ताकि ठीक ठाक इसके दरमियान स्पेस बन जाए 3 REM। अब इस फिल्टर नैब के अंदर जो हमारे पास नैब के बटन है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। उसको हमने क्लास लगाई है फिल्टर ऑप्शन। अगर आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर दिखाऊं, हमने इसको लगाया हुआ है यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन, ये वाली। इसको यहाँ जस्ट कॉपी करेंगे और ये स्पेस हम ख़त्म कर देंगे यहाँ पे डॉट फिल्टर ऑप्शंस। अब फिल्टर ऑप्शन जो है उनको हम लगा देंगे यहाँ पे पैडिंग तो इसको हम लगा देंगे 1 REM, टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 3 REM। और फ़ॉन्ट साइज़ को हम लगा देंगे 1.5 REM या 8 REM, या 8 REM लगाएंगे जो हम एग्जैक्ट पहले यूज़ कर रहे हैं। और साथ में बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, चूँकि हमें इसका एज अ बटन रखना है तो यहाँ पे हम इसको 1 पिक्सल सॉलिड लगाएंगे। बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर हम लगा देंगे लाइट सा वाइट F1। और फिर इसको लगा देंगे यहाँ पे ट्रांजिशन इसको हम अप्लाई करेंगे 0.5 सेकेंड ईज इन आउट। और साथ हम इसको लगा देंगे कर्सर हम इसको लगा देंगे पॉइंटर। अब सेव करेंगे तो ये वाले बटन हमारे पास थोड़े से इस तरह से स्टाइल हो गया, ठीक हो गया। अब इसके हम जब क्लिक करते हैं ना, जिसको हम क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर एक एक्टिव क्लास अप्लाई हो जाती है। अब उस एक्टिव को भी हमने थोड़ा सा स्टाइल करना है, लेकिन उससे पहले हम इसके होवर को करते हैं कि जब इसके ऊपर हम होवर करें तो इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो। तो यहाँ से होवर करेंगे, होवर करने के बाद हम इसको लगा देंगे बैकग्राउंड कलर ये मेन वाला, तो डैश मेन CLR। और साथ हम इसको लगा देंगे फ़ॉन्ट कलर, तो वो हम इसको लगा देंगे वाइट वाला। सेव करेंगे। अब इसके ऊपर अगर हम होवर करेंगे तो इसके ऊपर ये स्टाइल आ गया। लेकिन जब इसको हम क्लिक करते हैं ना, इसके ऊपर क्लास अप्लाई हो जाती है एक्टिव। तो मैं चाहता हूँ जब इसके ऊपर एक्टिव क्लास अप्लाई हो ना, तो साथ ही इसका जो बटन है वो एक्टिव ही नज़र आए। तो उसको हम किस तरह से करेंगे, तो एक्टिव क्लास चूँकि हमारे ऑलरेडी अप्लाई हो रही है तो जस्ट हमने यहाँ पे एक्टिव क्लास को सिलेक्ट करना है डॉट एक्टिव। और एक्टिव का हम लिखेंगे बैकग्राउंड इसका हम वेरिएबल और मेन कलर। और साथ में इसका फ़ॉन्ट कलर हम लगा देंगे वाइट वाला। अब सेव करेंगे, चेक करेंगे तो ये आल जो है इसके ऊपर ऑलरेडी एक्टिव आ रहा है। इसके ऊपर मैं यहाँ पे इसको लगा दूंगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बटन लगा के आप देखूंगा तो इसके ऊपर ये कलर अप्लाई हो गया। अब आल हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव है। अब वेब डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वेब डिज़ाइन एक्टिव हो जाएगी और बाकी मेरे पास अनएक्टिव होंगी। तो वेब डिज़ाइन हमारे पास इस कलर की बन जाएगी। अब इसके अंदर ये हमारे पास इमेजेस आ रही हैं तो हम इमेजेस को स्टाइल करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो नीचे हमने क्लास लगाई थी ना फिल्टर, ये वाली फिल्टर रिज़ल्ट वाली, कॉपी करेंगे और style.css के अंदर हम इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे फिल्टर रिज़ल्ट को। अब फिल्टर रिज़ल्ट के अंदर सिर्फ हमारे पास इमेजेस ही हैं ज़्यादा करने वाली, लेकिन इसको हम थोड़ा सा प्रॉपर तरीके के साथ करेंगे। इसको हम पहले लगा देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स और साथ में हम इसको लगा देंगे जस्टिफाई कंटेंट, या इसको हम लगा देंगे फ्लैक्स रैप लगाने से क्या होगा कि अगर आपका कंटेंट ज़्यादा होगा तो हमारे पास अलग अलग लाइन के अंदर आ जाएगा। फिर इसको हम गैप लगा देंगे 30 पिक्सल। फिर इसके अंदर हमारे पास आइटम्स आ रही हैं तो हमको करेंगे फ़िल्टर और आइटम्स, और फिल्टर आइटम को हम देंगे मार्जिन 0 और ऑटो, ताकि कंटेंट हमारे पास सेंटर में रहे। और मार्जिन टॉप इसको हम लगा देंगे 6 REM, ताकि 60 पिक्सल से ऊपर हमारे पास स्पेस भी बन जाए। अब इसके अंदर हमारे पास इमेज है तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर .img वाली डिव उसको सिलेक्ट किया, उसको हम लगा देंगे हाइट 100% जितनी हमारे पास आइटम की होगी, और विड्थ भी इसको हम लगा देंगे 100%। और फिर इसके या बल्कि इसकी जो इमेज है ना इसको हम देंगे विड्थ थोड़ी सी कम, विड्थ इसको हम देंगे 350 पिक्सल। और इसके अंदर जो इमेज है ना उसको हम लगा देंगे 100%, ताकि उसकी जो पेरेंट है वो 350 पिक्सल है तो इसकी हमारे पास बन जाएगी 350 पिक्सल। इसके अंदर img का टैग जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब देखेंगे तो मेरे पास इस तरह से इमेजेस आ रही हैं। अब अगर आप कोई भी इमेज करता हूँ तो मेरे पास इस तरह से फ़िल्टर होके आएगी। अगर आल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आल के ऊपर मेरे पास सारी इमेजेस अच्छे से आएंगी। अब ये इमेजेस मेरे पास हैवी वेट है इसलिए लोड होने में टाइम ले रही हैं। मेरे पास टाइम थोड़ा था तो इसलिए मैंने इमेजेस को क्रॉप वगैरह नहीं किया, एज इट इज़ इस्तेमाल कर लिया। ठीक हो गया।
अब ये इमेज के नीचे मेरे पास स्पैन के टैग आ रहे हैं, उनको हम स्टाइल करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे फ़िल्टर आइटम, और फिल्टर आइटम्स के अंदर मेरे पास स्पैन का टैग, तो यहाँ पे मैं स्पैन के टैग को सिलेक्ट करूँगा और इसको हम लगा देंगे फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ को हम लगाएंगे 1.4 REM, और साथ में हम इसको लगा देंगे कलर इसको हम लगा देंगे वेरिएबल मेन वाला, और इसके अंदर हमारे पास H4 का टैग भी आ रहा है, तो उसको भी हम स्टाइल करेंगे। तो यहाँ तक कॉपी किया और यहाँ पे H4 को सिलेक्ट करेंगे। अब H4 के अंदर क्या है, सिंपली हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ है, तो फ़ॉन्ट साइज़ इसका हमारे पास है 1.8 REM। सेव करेंगे और बूम, तो ये मेरे पास ये जिसके ये आ रहे हैं ये भी स्टाइल हो गया। अब थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे मार्जिन लगा लेंगे ताकि हमारा जो कंटेंट है वो थोड़ा सा अच्छा नज़र आए, और इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर लेते हैं, 1.5 कर लेते हैं, और इसका हम यहाँ पे मार्जिन लगा देते हैं 2 REM टॉप बॉटम से, लेफ़्ट राइट से 0, और आप चेक करेंगे तो ये मेरे पास थोड़ा सा उससे बेहतर तरीके के साथ नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। और अब ये भी आपके पास अच्छे से स्टाइल होगी, लेकिन इसकी जो ये हेडिंग है ना, ये हमारे पास सही से स्टाइल नहीं हो रही। तो ये क्यों नहीं हो रही, तो इसको मैं चेक करता हूँ, क्योंकि ये तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए थी। सेक्शन के अंदर पोर्टफोलियो, और ये हमने लगा दिया था इसको H4, यहाँ पे हमने लगाना H3 का टैग, क्योंकि H3 को हमने बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई किया हुआ है। तो आप देखेंगे तो ये मेरे पास इस तरह से माई प्रोजेक्ट आ गया, नीचे टेक्स्ट और नीचे मेरे पास फ़िल्टर जो गैलरी है वो बन गई। आई होप आपको फ़िल्टर गैलरी की समझ आ गई कि किस तरह से हमने बनानी है। अब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ये 4 सेक्शन कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद हमारे पास आता है टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन, जिसके अंदर हमने ये स्लाइडर बनाना है। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, अब इसके अंदर स्लाइडर लगाने के लिए हम अगेन कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, जिसको हम नाम देंगे टेस्टिमोनियल। क्योंकि इसके अंदर हमारा जो स्लाइडर है उसे हम एज अ टेस्टिमोनियल भी काउंट कर सकते हैं, और एज अ स्लाइडर भी हम उसको रख सकते हैं। अमूमन हमारा वो स्लाइडर होता है टेस्टिमोनियल सेक्शन के लिए, तो उसका नाम भी आप रखते हो टेस्टिमोनियल, और यही आपने रखना होता है। प्रोफेशनल प्रैक्टिस होती है जब आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, या जब आपकी कोई टीम काम कर रही है, देन आपकी कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो आपको हर दूसरे को पता होती हैं। मतलब जहाँ पे टेस्टिमोनियल आ गया, उनको पता चल गया कि ये टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन है, इसके अंदर हमारा स्लाइडर होगा। पोर्टफोलियो वाला है तो उसके अंदर उन्हें पता चल जाएगा कि इसके अंदर फ़िल्टर गैलरी है या पोर्टफोलियो आइटम्स है। इस तरह से आपने कंपोनेंट्स को अरेंज करना होता है। तो हम यहाँ पे देंगे फ़ोल्डर का नाम टेस्टिमोनियल, इसके अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम दे देंगे टेस्टिमोनियल कंपोनेंट, testimonial.component.jsx, और साथ में इसके साथ हम एक CSS की फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे testimonial.styles.css। अब ये जो हमारा कंपोनेंट है इसके अंदर हमने कुछ अपना डाटा रखना है, जो हमारा होगा स्लाइड का डाटा, जो हमारा डाटा ना स्लाइड करना है। तो इसको भी मैं एक एरे के अंदर रखूँगा। एक मैं लूँगा कांस्टेंट जिसको नाम दूंगा डाटा, फिर एरे लूँगा। एरो के अंदर मैं जिस तरह से मैंने पहले आपको प्रीवियस वीडियोस में समझाया, जिस तरह से हमने पोर्टफोलियो के लिए डाटा रखा, जिस तरह से हमने जो इसके थे प्रोग्रेस बार उसके लिए हमने डाटा रखा, सेम उसी तरह से हमने जो टेस्टिमोनियल है या स्लाइडर डाटा है वो भी हमने इसी तरह से रखना है। हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर इसको स्टोर करेंगे, नेम टेक्स्ट, क्योंकि इसके अंदर जो टेस्टिमोनियल है जिसका नेम आएगा, जो मतलब टेस्टिमोनियल में शो होगा उसका नेम, और साथ में उसकी कुछ डिटेल्स। बाकी इसके अंदर आप इमेजेस ऐड करना चाहो, इसको जितना आप खूबसूरत बनाना चाहो बना सकते हो। मेरा जो मेन मकसद है कि आपको एक खूबसूरत सा स्लाइडर लगाना सिखाना है कि आप किस तरह से रिएक्ट JS के अंदर लगा सकते हो। तो सिंपली आपने इस तरह से लगा दिया कांस्टेंट डाटा, उसके बाद एरे का साइन मतलब बड़ी ब्रैकेट्स, फिर आपने उसके अंदर करली ब्रैकेट्स ली, करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने डाटा दिया नेम और टेक्स्ट, फिर इसको आपने 4-5 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर दिया। मैंने एक ही नेम रखा है, आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हो। इसको एक्सपोर्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे जो कंपोनेंट वाला फोल्डर है ना, इसी के अंदर हमने इसको मैप करना है। उसके बाद आपने आ जाना है गूगल पे, और जहाँ पे आपने लिखना है स्वीपर रिएक्ट। ये हमारे पास एक स्लाइडर प्लगइन है। वैसे अगर आप स्लाइडर बनाना चाहो तो वो भी आप बना सकते हो, लेकिन उसके लिए ना आपको ज़्यादा टाइम लग जाना है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो आपने नीचे कमेंट्स करने हैं, अगर आप ज़्यादा कमेंट्स हुए तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन अमूमन इन कामों के लिए आपने प्लगइन्स का इस्तेमाल करना है। आपके पास बहुत से प्लगइन्स हैं स्लाइडर्स के लिए, तो आपने उन्हीं में से किसी का इस्तेमाल कर लेना है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्वीपर का। यहाँ पे कमांड लिखी हुई है npm i मतलब इंस्टॉल स्वीपर। तो आप यहाँ से इसको कॉपी करो, आपकी जो कमांड है उसके अंदर आओ, मतलब टर्मिनल के अंदर फोल्डर को नेविगेट किया, फिर आपने यहाँ पे कमांड को पेस्ट कर देना npm i स्वीपर, और फिर इंटर। आपका ये स्वीपर प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक ये इंस्टॉल होता है हम तब तक ये लगा लेते हैं टेस्टिमोनियल कंपोनेंट। तो सेम उस तरह से हम लिखेंगे कांस्टेंट, जिस तरह से हम कंपोनेंट्स लगाते हैं। इसको हम नाम देंगे टेस्टिमोनियल
टेस्टिमोनियल स्लाइडर अंडरस्कोर डाल दो या वैसे आप लिख दो स्लाइडर, और इसका हम इक्वल करेंगे करली ब्रैकेट्स सॉरी फ्रेंसेस जिस तरह से मैरो फंक्शन लेते हैं। फिर इसके अंदर रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम डाटा इसका रिटर्न कर देंगे। इसके टॉप पे हम लेंगे एक सेक्शन, और उस सेक्शन को हम पहली क्लास लगा देंगे कंटेनर, और सेकंड हम इसको क्लास लगा देंगे टेस्टिमोनियल, और इसके अंदर हम एक लेंगे हेडिंग की डिव, और इसके अंदर हम एक लेंगे H3 का टैग जिसके अंदर हम लिखेंगे टेस्टिमोनियल, और इसके अंदर हम लेंगे एक छोटा सा पैराग्राफ, तो उसको भी हम यहाँ पे P का टैग लगा के इसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे लॉरम, और मुझे चाहिए इसके अंदर 15 करैक्टर का, तो मैं 15 करैक्टर का लॉरम इफ सम पैराग्राफ इसके अंदर जनरेट कर दूंगा। फिर इसके नीचे मुझे अपना डाटा प्रिंट जो है वो मैप करवाना है। अभी हमारा प्लगइन जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, और इसको आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट के अंदर आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के अंदर आप इसका नाम दोगे टेस्टिमोनियल स्लाइडर, और इसको आप लगा दो हमारा जो ऐप कंपोनेंट है उसके अंदर। यहाँ पे आप इसको भी इंपोर्ट करो टेस्टिमोनियल स्लाइडर, और यहाँ से हम इसको लगा देंगे। यहाँ पे इस कंपोनेंट को भी हमने लगा दिया। अब अगर इसको हम पेज के ऊपर चेक करेंगे तो हमारे पास जस्ट हेडिंग प्रिंट हो रही होगी। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जस्ट ये टेस्टिमोनियल वाली हेडिंग आ रही है। ये टेक्स्ट हमारे पास पेज के सेंटर में आ रहा है, क्योंकि इसका जो कंटेनर है ना, अगर हम देखें index.css के अंदर, तो हमने यहाँ पे इसको मैक्सिमम हाइट लगाई हुई है, जबकि हमने यहाँ पे लगाना था मैक्सिमम विड्थ। अब इसको सेव करेंगे, अब इसका एरर हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने आ जाना है अपने कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर, टेस्टिमोनियल वाले के अंदर, और अब हमने यहाँ पे इसके अंदर लगाना है स्लाइडर। अब स्लाइडर लगाने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो वेबसाइट है, इस प्लगइन को हमने पहले इंस्टॉल किया है npm i स्वीपर। तो जब आपके पास ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद ये आपके पास बेसिक स्लाइडर है, फिर उसके बाद ये आपका थोड़ा सा एडवांस स्लाइडर है जिसके अंदर आपके पास इसकी पेजिनेशन और एरे और सब कुछ मौजूद है। तो आप यहाँ पे सारे को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। मैं जस्ट इसकी ये टॉप वाली इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको लगा दूँगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद इसके नीचे आएंगे, और ये हमारे पास कंपोनेंट इसके नीचे लगा हुआ है, जस्ट इसको आप कॉपी कर लो। यहाँ तक कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको लगा दो। यहाँ पे आपकी ये जो हेडिंग वाली क्लोज हो रही ना, उसके फ़ौरन बाद इसको लगा के अगर आप अपने पेज को चेक करोगे तो इसके नीचे हमारे पास ये स्लाइडर लग गया। अब इसके अंदर हमारे पास ये नेविगेशन भी आ रही है, नीचे स्क्रॉल बार भी आ रहा है, और ये हमारे पास पेजिनेशन वाले डॉट भी आ रहे हैं। तो आप इसको किस तरह से हैंडल करोगे? ये जो इसकी CSS की फाइल है, चाहे आप ये हटा दो, जस्ट आप इसके अंदर ये पेजिनेशन वाली रख लो और नेविगेशन वाली हटा दो, तब भी आपके पास इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इस तरह से ना करो तो इसके जो यहाँ पे आपने मॉडल इम्प्यूट किया है ना, इम्पोर्ट, ये आपके पास है स्क्रॉल बार और पेजिनेशन, अगर आप इसको ख़त्म करके और ये इसका ट्रू ख़त्म कर दोगे, तब भी आपके पास इसकी जो इम्पोर्ट है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर इसको मैं ख़त्म करता हूँ और स्क्रॉल बार को भी यहाँ से, पेजिनेशन को हम रहने देंगे, इसका स्क्रॉल बार हम ख़त्म करते हैं यहाँ से, और ऊपर भी इसको ख़त्म कर देते हैं। फिर इसकी हमारे पास नेविगेशन बार है, तो आप बेशक नेविगेशन बार को भी यहाँ हटा के, और यहाँ पे आप अगर इसको चेक करोगे सेव किया, तो अब ये भी हमारे पास बिल्कुल सही तरीके के साथ आ रहा है। ऊपर आपने इंपोर्ट किया हुआ है, तो बेशक अब आप इसका ये स्क्रॉल बार और नेविगेशन आप इसका ये इंपोर्ट भी ख़त्म कर दो। जस्ट पेजिनेशन और A11Y आपका इंपोर्टर है, तो आपके पास ये स्लाइडर आ गया। ठीक हो गया। अब आपको पता चल गया कि किस तरह से हमने इसके अंदर स्लाइडर लगाना है। अब हमने स्लाइडर तो इसके अंदर लगा लिया, अब हमने अपना डाटा इसके अंदर शो करवाना है। अब उस डाटा को हमने किस तरह से शो करवाना है? ये आपका स्वीपर लगा हुआ है, इसको आप हटा दो, एक को बस रहने दो, और इसके 3 डॉट्स भी आप हटा दो। यहाँ पे इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे, और यहाँ पे हम लेंगे करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपना डाटा देंगे जो हमारे पास नीचे मौजूद है, ये वाला डाटा। उसके बाद हम लिखेंगे डाटा डॉट मैप, के डाटा को आप मैप करो। तो और मैप करने के बाद इसको आप दो यहाँ पे आइटम, और इससे बाहर आ जाओ, और यहाँ पे आप अगेन लो प्रेफरेंसेस, और इसके अंदर आप यहाँ पे अपना जो स्वीपर है उसको पास कर दो। यहाँ पर स्वीपर वहाँ पे आपने इंपोर्ट किया हुआ ना, उसको यहाँ पे आप लगा दो। यहाँ पे आप एक को हटा दो यहाँ पे, और एक को आप लगा रहने दो। अब अगर इसको सेव करोगे और आप चेक करोगे तो जितने आपके पास नीचे आइटम्स मौजूद है, वो सारी आइटम्स, जितनी आइटम्स मौजूद है उतनी हमारे पास ये स्लाइड बन जाएंगी। अब इसके अंदर मैंने चूँकि अपना डाटा शो करवाना है, तो इसको यहाँ से काट करके यहाँ पे नीचे करूँगा, और इसके अंदर एक मंडी लूँगा जिसको मैं क्लास लगा दूँगा स्लाइड आइटम, स्लाइड और अंडरस्कोर आइटम। अब स्लाइड आइटम के अंदर लूँगा एक मैं P का टैग, और P के टैग के अंदर हम लिखेंगे आइटम डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर हमारा टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। और फिर इसके नीचे हम लेंगे एक स्पैन का टैग, और उस स्पैन के टैग को मैं क्लास लगा दूंगा मेन, और मेन के अंदर हम आइटम का जो नेम है वो प्रिंट करवा देंगे, और आइटम डॉट नेम।
सेव करेंगे। अब चेक करेंगे तो मेरा जो डाटा वो सारा इसके नीचे मैप हो गया, ये वाला। तो ये मेरा डाटा इसके अंदर मैप हो गया। अब इसको हमें स्टाइल करना है, तो स्टाइल करने के लिए सिंपली हम पहले इसकी जो टेस्टिमोनियल वाली क्लास है इसको हम कॉपी करेंगे, और ये मेरे पास टेस्टिमोनियल डॉट स्टाइल्स डॉट CSS की फाइल भी मौजूद है, तो इसको हम यहाँ पे टॉप पे इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट और यहाँ पे इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद यहाँ पे हम डॉट स्लैश यहाँ पे टेस्टिमोनियल डॉट स्लैश टेस्टिमोनियल डॉट स्टाइल्स डॉट CSS, तो ये मेरी फाइल इसके अंदर लिंक हो जाएगी। अब इसके अंदर जो मेरे पास इसका कोड मौजूद है, मतलब इसका सबसे पहले ये टेस्टिमोनियल वाली डिव मौजूद है, तो यहाँ पे इसको मैं टारगेट करूँगा टेस्टिमोनियल स्टाइल के अंदर, और इसके अंदर मेरे पास जो हेडिंग वाली डिव है उसको लिया, और इसको मैं लगा दूंगा सबसे पहले कि इसको आप टेक्स्ट लाइन कर दो सेंटर, ताकि इसके जितना भी टेक्स्ट है मेरे पास सेंटर में आ जाए। और साथ में इसको हम लगा देंगे मार्जिन बॉटम से 2 rem लगा के इसको चेक करेंगे, तो ये मेरे पास एक प्रॉपर स्पेस भी बन रही है और मेरा टेक्स्ट भी नीचे आ रहा है। और साथ में आप इसको टॉप से भी थोड़ी सी पैडिंग लगा सकते हैं। यहाँ पे अब जो है इसका मतलब जो सेक्शन है उसको, तो यहाँ से हम सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, सेक्शन, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे पैडिंग 6 rem टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से 0 सेव करेंगे। और यहाँ पे तो इसके ऊपर भी स्पेस आनी चाहिए, बाकियों के ऊपर तो आ रही है, तो इसके ऊपर क्यों नहीं आ रही, तो मैं इसको या डायरेक्टली ये जो क्लास मौजूद है इसको यहाँ पे टारगेट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको करेंगे तो अब चेक करेंगे तो इसके ऊपर पैडिंग हमारे पास अप्लाई होनी चाहिए, बाकी के ऊपर तो हो रही है लेकिन इसके ऊपर हमारे पास नहीं हो रही। तो अब इसको पैडिंग और हमने जस्ट टॉप से लगानी है, बाकी हम 0 कर देंगे ताकि बाकियों के ऊपर ना हो, सिर्फ इसकी पैडिंग ऊपर लगे। तो ये हमारे पास आ तो रही है लेकिन प्रॉपर तरीके के साथ इसके ऊपर नहीं आ रही। तो टेस्टिमोनियल सेक्शन क्लास टेस्टिमोनियल, और अगर इसको मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगाऊं रेड, अब चेक करते हैं तो इसके ऊपर बैकग्राउंड रेड तो अच्छे से अप्लाई हो रहा है, लेकिन इसको ये प्रॉपर तरीके के साथ नहीं काट रही। तो इसको हम मार्जिन लगा देते हैं, मार्जिन, तो मार्जिन से देखते हैं। अब ये हमारे पास इसकी स्पेस बांध रही है, लेकिन मार्जिन जस्ट हमें चाहिए टॉप से, और यहाँ पे लेफ़्ट राइट से चाहिए मुझे, टॉप और बॉटम से लेफ़्ट राइट से चाहिए मुझे ऑटो। अब ये मेरे पास टेक्स्ट आ रहा है, ठीक हो गया। अब इसका ये बैकग्राउंड हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि इसका हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए। और इसके अंदर ये मेरे पास स्लाइड जो आइटम मौजूद है इसकी, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्लाइड आइटम को कॉपी करेंगे, ये मेरे पास डिव मौजूद है, इसको कॉपी किया, स्टाइल और CSS के अंदर है, और यहाँ पे हम स्लाइड आइटम और इसका हम विड्थ लगा देंगे, विड्थ इसको हम लगा देंगे 80%, और साथ में हम इसको लगा देंगे मार्जिन 0 और ऑटो, और साथ में हम इसको लगा देंगे बैकग्राउंड कलर F और F, और साथ में उसको हम लगा देंगे पैडिंग उसको हम लगा देंगे 2 rem। हम सेव करके उसको चेक करेंगे तो ये मेरे पास स्लाइडर बनेंगे। अब मुझे जैसे इसके अंदर एक आइटम चाहिए, तो एक आइटम को लेने के लिए मैं इसके अंदर आऊँगा index.css के सॉरी ये टेस्टिमोनियल वाले कंपोनेंट के अंदर, और जहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है ना वहाँ मैं कर आइटम, तो मुझे जैसे कि एक आइटम चाहिए, तो मेरे पास जस्ट एक आइटम जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अब ये जो स्लाइडर वाले बटन है इनको हमने करना स्टाइल, और साथ में जो हमारे पास है ना ये आ रहे ये बटन, इनको भी हमने कलर करना है क्योंकि ये हमारे पास थोड़े से और तरह से आ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो पैराग्राफ का टैग है पहले उसको हम सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए मैं अगेन टेस्टिमोनियल स्लाइड और यहाँ पे स्लाइड आइटम्स, और स्लाइड आइटम के अंदर जो मेरे पास P का टैग उसको सिलेक्ट किया, तो इसको हम देंगे कोट्स, कि इसके अंदर हमारे पास कोट्स कौन से हो, जहाँ पे हम सिंगल कोट्स लगाएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्लैश, और फिर हम लगाएंगे इसको कोड 201C, एक ये हो गया। फिर इसके बाहर आके हम एक और लगाएंगे, और इसके अंदर फिर अगेन हम स्लैश डालेंगे, और फिर इसको हम देंगे 201 और D, एक हमारे पास C और दूसरा हमारे पास D। साथ में इसको हम फ़ॉन्ट साइज़ लगा देंगे, फ़ॉन्ट साइज़ को हम लगा देंगे 1.8 rem, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसको हम कॉपी करेंगे, और यहाँ पे हम इसको देंगे P, और P का जो बिफोर है, मतलब जो हमारा पैराग्राफ का बिफोर है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, और उसका हम कंटेंट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसका कंटेंट हमारे पास क्या हो, वो हमारे पास हो एक ओपन कोट्स, यहाँ पे ओपन और डैश कोट्स QUOT, और इसको हम कॉपी करेंगे, और इसका जो लास्ट है मतलब बिफोर और आफ्टर के ऊपर ये हमारे पास हो जाएगा क्लोज, एक हमारे पास हो जाएगा बिफोर और एक हमारे पास हो जाएगा
आफ्टर जिसके ऊपर ओपन कोट्स और क्लोज कोट्स लग जाएंगे। फिर अगर इसको हम चेक करेंगे तो ये आप देखो इसके यहाँ पे कोट्स लग गए, जो हमने वहाँ पे लगाए थे ना, ये वाले कोट्स इसके ऊपर लग गए। अब इनको हमने थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ देना है और साथ में इसको हमने कलर लगाना है। तो हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट करेंगे 1.8 REM और साथ में हम कलर सेलेक्ट करेंगे। कलर इसको हम देंगे वेरिएबल और मेन वाला, वेरिएबल डैश डैश मेन डैश कलर। और अब इसको चेक करेंगे तो इसके ऊपर ये कलर अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, हम देखो। और साथ में हम इसको फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, इसको हम 2 पॉइंट करते हैं तो इसका ये फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है। अब सेम मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी करूँगा और यहाँ पे इन दोनों को कॉपी करके मैं इसके ऊपर भी लगा दूँगा ताकि इसके ऊपर भी मेरे पास लग जाए। ठीक हो गया। अब ये इन दोनों के ऊपर लग गया। अब इसके नीचे मेरे पास ये आ रहा है ये ऐश वाला, तो इस ऐश को भी मैं स्टाइल कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं स्लाइड आइटम, अब स्लाइड आइटम के अंदर जो मेरे पास H4 का टैग है उसको सिलेक्ट करूँगा। आई थिंक ये मेरे पास H4 के अंदर ही लगा हुआ है, इसको मैं देखूँ, नहीं स्पैन के अंदर है जिसको हमने क्लास लगाई हुई है मेन। तो यहाँ पे मैं आई थिंक इसको मैंने मेन को लगाया हुआ था index.css के अंदर। लेट मी चेक। तो ये span डॉट मेन, तो इसको हमने जस्ट कलर लगाया हुआ है, साथ इसको हमने फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो सेट नहीं किया। तो इसको मैं अंदर मैं स्पैन को सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं फ़ॉन्ट साइज़ कर दूँगा 3 REM ताकि थोड़ा सा हमारे पास बोल्ड नज़र आए। तो ये मेरे पास आ गया। इसको हम टेक्स्ट लाइन कर देंगे सेंटर। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लाइन और टेक्स्ट लाइन कर दिया सेंटर। सेंटर करेंगे तो ये मेरे पास इस तरह से, बल्कि ये इस तरह से नहीं, ये आइटम को मुझे टेक्स्ट लाइन सेंटर देना पड़ेगा। अगर स्पैन को हम देंगे तो स्पैन को फिर हमें डिस्प्ले लगाना पड़ेगा ब्लॉक। अब ये टेक्स्ट लाइन इसका सेंटर में आ गया। अब ये मेरे पास आ रहे हैं नीचे बटन। इन बटन को किस तरह से स्टाइल करूँगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा और इंस्पेक्ट करने के बाद इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा इन बटन्स के ऊपर। तो इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे क्लास बन रही है और इस पेपर पेजिनेशन बुलेट डॉट एक्टिव। तो इस क्लास को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा इससे नीचे आके और यहाँ पे इसको मैं करूँगा सिलेक्ट और इसको हम लगा देंगे कलर। तो कलर इसके ऊपर मैं लगा दूँगा मेन वाला। साथ में इसको हम थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई होना चाहिए। तो साथ में इसको हम क्लास लगा दें ये इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी भी स्टाइलिंग लगी होती है और जब आपके पास ऑलरेडी स्टाइलिंग हो तब आप इसके ऊपर क्लास इम्पोर्टेंट लगा सकते हो। तो यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करके और एक्टिव, और अब इसको यहाँ पे हम करते हैं इसका बैकग्राउंड ऐड करके देखते हैं बैकग्राउंड, और अब हम करते हैं इसका रेड। तो ये इसका हमारा जो स्टाइल है वो अच्छे से आ रहा है। तो मैं इसका यहाँ पे बैकग्राउंड भी लगा दूंगा। बैकग्राउंड कलर इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे ये वेर और मेन कलर। अब सेव करके इसको चेक, तो ये इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई होगी। ठीक हो गया। अब मुझे ये रेड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसका जो मैंने कलर लगाया हुआ वहाँ पे। तो इसके साथ मुझे इम्पोर्टेंट भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे डैश इम्पोर्टेंट। अब इसको चेक करते हैं पेज के नीचे, और अभी भी ये मेरे पास थोड़ा सा इशू कर रहा है। नहीं अब आ रहा है, इसके ये क्लिक करते हैं तो मेरे पास आ रहा है ये स्टाइलिंग इसके ऊपर अप्लाई हो गया। और साथ में हम इसको थोड़ा सा जो साइज़ है वो इसका इंक्रीज़ कर देंगे। ये भी इसका हम एक दफ़ा ख़त्म कर देते हैं कलर, और अब इसको हम यहाँ पर रिलोड करते हैं। इसके ऊपर लग गया। और साथ में हम इसको, तो इसका जो पेरेंट है सेक्शन उसको भी हम इम्पोर्टेंट लगा देंगे यहाँ पे डैश और इम्पोर्टेंट। अब सेव करेंगे तो उसके ऊपर ये प्रॉपर स्टाइलिंग आ गया और ये नीचे हमारे पास स्लाइडर भी बन गया और ये बटन भी हमारे पास आ गया स्लाइड वाले। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हम टेस्टिमोनियल स्लाइडर या किसी भी किस्म का स्लाइडर लगा सकते हैं React.js के अंदर। अब इसके अंदर हम फुटर सेक्शन को स्टाइल करेंगे। तो फुटर सेक्शन को लिखने के लिए आप कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर लोगे जिसको आप नाम दोगे फुटर, और फुटर के अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे footer.component.jsx, और इसके अंदर आप कंपोनेंट लगा लोगे फुटर का कांस्टेंट और फुटर, और यहाँ पे आप इसको जिस तरह से दूसरे फंक्शन लगा के उनको करते हो आप उस तरह से उसको इंपोर्ट कर लोगे, एक्सपोर्ट कर लोगे। ठीक हो गया। और यहाँ पे कर दोगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और फुटर। तो आपका फुटर जो कंपोनेंट है वो लग गया। इसके अंदर जस्ट आप फुटर लेके इसको आप एक दफ़ा चेक कर सकते हो। app.jsx के अंदर आप फुटर को इंपोर्ट करोगे। यहाँ पे हमने फुटर को इंपोर्ट किया और यहाँ पे आप इसको नीचे भी लगा लेंगे फुटर को। तो यहाँ पे हम फुटर लिखेंगे तो ये फुटर हमारे पास लग गया। और अब इसको अगर हम चेक करेंगे पेज के अंदर तो मेरे पास ये नीचे फुटर आ जाएगा। इसको रीलोड करते हैं
तो फुटर को प्रिंट होना चाहिए। लेट मी चेक कि क्यों नहीं हो रहा फुटर और फुटर कंपोनेंट। इसको मैं H1 के अंदर करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इस वजह से भी शो नहीं होता। और अब देखते हैं, तो मेरे पास ये नीचे फुटर आ रहा है, ये बिल्कुल अब यहाँ पे देखो तो फुटर आ रहा है। अब इसके अंदर मेरे पास सोशल मीडिया आइकन्स भी लगे हुए हैं, तो उन सोशल मीडिया आइकन्स को लगाने के लिए आप आ जाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिखोगे फॉन्ट ऑसम रिएक्ट, फॉन्ट ऑसम रिएक्ट, और इसके ऊपर आके आपके पास ये सेकंड वाला लिंक आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है। और इसके ऊपर आपके पास 2 लाइब्रेरीज होंगी जिनको आपने बारी बारी इसके अंदर इंस्टॉल करना है। तो जब तक ये लिंक ओपन होता है, मेरे पास कोड मौजूद है, तो उसको यहाँ मैं पेस्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर सिंपल सी एक हमने फुटर का टैग लिया है, फिर एक डिव लिया जिसको हमने क्लास लगाया कंटेनर, फिर फुटर पार्ट, और इसी को, और फिर इसके अंदर डिव लोगो के लिए, फिर इसके अंदर हमने एक स्पैन का टैग लिया जिसके अंदर हमने ये 0 लगाया, फिर स्पैन लगा के M और उमैर, और फिर इसके नीचे हमने डिव ली जिसके अंदर UL का टैग, UL के अंदर हमारे मेन्यूज लग गया। फिर हमने इसके नीचे और डिव ली जिसको हमने क्लास लगा दी सोशल लिंक, और इसके अंदर हमने ये फॉन्ट ऑसम लगा दिया। अब ये फॉन्ट ऑसम आपने किस तरह से लगाने हैं, ये मेरे पास ये वाली वेबसाइट मौजूद है, इसके ऊपर आपने आ जाना है, ये नीचे स्क्रॉल करना है। अब ये आपके पास 3 कमांड आ रही हैं फ्री प्लगइन्स वाली, फ्री आइकन्स वाली। तो इसके अंदर ये ब्रांड वाली, इसको आप कॉपी करो, यहाँ से आप कॉपी करके अपना जो यहाँ पे है ना आपका टर्मिनल, इसके अंदर आप इसको पेस्ट कर दो, यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। और फिर आप आ जाओ यहाँ पे, इसके अंदर अपने पास सेकंड यहाँ पे कमांड होनी है ये वाली, इसको भी आप कॉपी कर लो। और जब आपके पास ये कमांड कंप्लीट हो जाए, फिर आपने अपनी सेकंड कमांड इसके अंदर पेस्ट करनी है यहाँ पे। जैसे आपकी ये कमांड कंप्लीट होती है, फिर हम सेकंड को यहाँ पे लगाते हैं। अब ये कमांड आपकी लग गई, अब यहाँ पे आप सेकंड कमांड को दोगे npm react found awesome @latest। तो जब तक ये इंपोर्ट होंगे तब तक मैं आपको समझाता हूँ कि आपने इसको लगाना किस तरह से। आप यहाँ पे टॉप पे आओगे और यहाँ पे आप करोगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद आप यहाँ पे इसको बहराओगे, और फ्रॉम के बाद ये डबल कोट्स फॉन्ट ऑसम, और फॉन्ट ऑसम ये आ गया। और इसके अंदर आप का ये जो ऊपर लग गया ना ये वाला फॉन्ट ऑसम आइकन है, इसको आपने यहाँ पे इंपोर्ट करना है, वो आप इसके अंदर दे दोगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे करोगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद आप यहाँ फिर अगेन करली ब्रैकेट्स फ्राम, और फ्राम से बाहर आप यहाँ पे जो ब्रांड वाला है फॉन्ट ऑसम फ्री ब्रांड SVG, इसको आपने इंपोर्ट कर लेना है। फिर ये आपके पास आ रहे हैं FB, फेसबुक, ट्विटर, और इन सब को आपने बारी बारी यहाँ पे लिख देना है फेसबुक। और फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये ट्विटर, तो ट्विटर को कॉपी करूँगा, इसको मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ट्विटर को भी लगा दूँगा। मेरे पास आ रहा है ये इंस्टाग्राम वाला, तो यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम को भी इंपोर्ट कर दूँगा। फिर मेरे पास है लिंक्डइन वाला, तो लिंक्डइन को कॉपी करके इसको भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। और फिर उसके बाद मेरे पास आ रहा है ये FB यूट्यूब, तो यहाँ पे मैं यूट्यूब को भी इंपोर्ट कर लूँगा। और फिर मेरे पास आ रहा है यहाँ पे लास्ट पे गिटहब, इसको कॉपी करेंगे और इसको भी हम यहाँ पे कॉमन लगा के इंपोर्ट कर लेंगे। अब अगर हम पेज चेक करेंगे यहाँ पे, तो इसके बॉटम के ऊपर हमारे पास ये सारे सोशल मीडिया आइकन्स भी आ गए, और बाकी जितनी चीज़ें हैं वो भी सारी इसके ऊपर हमारे पास आ गई। अब इसके अंदर जैसे हमने फुटर को स्टाइल करना है, तो फुटर को स्टाइल करने के लिए आप यहाँ पे फुटर वाले जो मेन डिव है फुटर पार्ट, इसको आप कॉपी करो, और यहाँ पे आप एक फ़ाइल इसके अंदर इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट, और यहाँ पे ./footer.styles.css, और इस फाइल को आप यहाँ पे फुटर वाले फोल्डर के अंदर क्रिएट भी कर लो। यहाँ पे आप नाम दो इसको footer.styles.css, और इसके अंदर यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करो, इसको आप लगा दो टेक्स्ट लाइन सेंटर, ताकि ये आपको सेंटर में आ जाए। फिर बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर आप लगा दो ये लाइट वाइट वाला F1 और F1। फिर इसको आप लगा दो यहाँ पे पैडिंग, टॉप से इसको आप लगा दो 4 REM, और बाकी से आप इसको 0 कर दो, जस्ट हमने इसको टॉप से लगानी है। तो ये आपके पास इसको सेव करते हैं। आई थिंक ये फुटर डॉट कंपोनेंट को हमने सेव नहीं किया, सेव करके अब चेक करते हैं तो इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई होगी। फिर इसके अंदर हमारे पास लोगो वाली डिव आ रही है, ये वाली इसको हम स्टाइल करेंगे, तो सिंपली फुटर पार्ट, और यहाँ पे फुटर पार्ट के अंदर .logo, यहाँ पे लोगो, और लोगो का हम लगाते हैं फ़ॉन्ट साइज 2.5 REM, और साथ में इसका हम लगा देंगे मार्जिन इसका हम लगाएंगे 3 REM और साथ में 0। फिर इसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो डिव है मेन्यूज़ वाली, ये वाली इसको हम कॉपी करेंगे, और यहाँ पे इसको हम स्टाइल कर लेंगे। तो जस्ट यहाँ पे मेन्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके अंदर UL का टैग, इसको हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि आपको सेंटर में आ जाए। और गैप हम लगा देंगे गैप नॉट ग्रेड, यहाँ पे हम लगाएंगे गैप
2rem लगा के जैसे उसको सेव करके मैं चेक करूँगा तो मेरे पास ये जो हमारे आइकन्स हैं और ये हमारे पास एक सर्टन स्टाइल के अंदर आ जाएंगे। फिर इसके नीचे हमारे पास सोशल मीडिया आइकन्स हैं और ये इसके अंदर जो एक टैग है उसके ऊपर हम होवर इफेक्ट भी लगा देंगे कि जब इसके ऊपर हम होवर करें और यहाँ पे हम इसके अंदर LI और LI के अंदर एक टैग, पहले हम इसको फ़ॉन्ट साइज सेट कर देंगे 1.8 rem और फिर हम इसके ऊपर होवर इफेक्ट भी लगा देंगे। तो यहाँ तक इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे होवर के जब इसके ऊपर होवर किया जाए तो इसका जो मतलब फ़ॉन्ट कलर है ना वो हमारे पास हो जाए मेन वाला -main.-CLR कलर लग गया। अब इसके होवर के ऊपर पे हमने कलर जो है वो अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो फुटर है इसके नीचे हमारे पास एक और लगा हुआ है ना ये फुटर, ये वाला, इसको हम कॉपी करेंगे, उसको हम बैकग्राउंड कलर देंगे। यहाँ से हम डॉट फुटर को सिलेक्ट करेंगे, इसको हम करेंगे बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर हमने लगाना है थोड़ा सा लाइट सा, तो इसको हम लगाएंगे 5454 और 54। टेक्स्ट लाइन से हम कर देंगे सेंटर और फिर इसको हम लगा देंगे थोड़ी सी पैडिंग भी ताकि हमारे पास थोड़ी सी अच्छी वाली स्पेस बन जाए। यहाँ पे हम इसको पैडिंग सेट करेंगे, पैडिंग इसको हम सेट करेंगे 1.5 rem मतलब 15 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 0। फिर उसके बाद डॉट फुटर के अंदर जो पी का टैग उसको सिलेक्ट करेंगे और उसका हम कलर लगा देंगे वेरिएबल मेन वाला। अब सेव करके उसको चेक करेंगे तो ये मेरे पास फुटर भी स्टाइल हो गया। फिर इसके नीचे ये हमारे पास सोशल मीडिया आइकन्स आ रहे हैं, थोड़ा सा मेरे को स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मेन्यूज़ नहीं बल्कि हम फुटर पार्ट वाली डिव को लेंगे और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे फुटर पार्ट, और फुटर पार्ट के अंदर जो मेरे पास सोशल लिंक वाली ये वाली डिव इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे सोशल लिंक्स को और इसको हम लगा देंगे पैडिंग उसको हम लगाएंगे 3 rem और 0। फिर उसके बाद इसके अंदर जो एक टैग लगे हुए हैं तो फुटर पार्ट के अंदर सोशल लिंक्स और सोशल लिंक के अंदर जो मेरे पास एक टैग है इसको हम लगा देंगे यहाँ पे मार्जिन इसको हम लगा देंगे यहाँ पे 0 और 1 rem लेफ़्ट राइट से। सेव करेंगे और अब अगर इसको चेक करेंगे तो ये मेरे पास बड़े प्रॉपर तरीके के साथ ये भी स्टाइल हो गए। अब इसके ऊपर होवर के ऊपर भी हम इफेक्ट लगा देते हैं कि जब इसके ऊपर होवर किया जाए तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर हम होवर करें तो मेरे पास इसका भी जो फ़ॉन्ट कलर है वो चेंज हो जाए। तो इसके ऊपर मैं ये मेन वाला लगा दूंगा और ट्रांजिशन भी इनके ऊपर हम लगा देंगे। ट्रांजिशन के ऊपर हम लगाएंगे 0.5 सेकेंड ईज एंड आउट और इसी लाइन को मैं कॉपी करके ये हमारे पास मेन्यूज़ है इसके ऊपर भी मैं लगा दूंगा, ये मेरे पास मेन्यूज़ और ये वाला इसके ऊपर भी लगा दूंगा। अब सेव करेंगे, अब इसके ऊपर हम होवर करते हैं तो बड़े प्यारे अंदाज के साथ इसके ऊपर ये हमारे पास होवर इफेक्ट आ रहा है। होवर करते हैं तो होवर इफेक्ट आ रहा है और ये मेन्यूज़ के ऊपर भी बड़ा प्यारा सा होवर इफेक्ट आ रहा है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने इसका फुटर सेक्शन क्रिएट करना है, किस तरह से हमने इसके टेस्टिमोनियल सेक्शन क्रिएट करना है और किस तरह से हमने इसके बाकी सेक्शंस क्रिएट करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसे लग रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।